अनम्यूट कर। ये तो म्यूट है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जुड़ रहे हैं, वन बाय वन जुड़ने दीजिए। Earlier, Agastya Gurukulam was entirely non-profit. So we run on a cost-sharing model. Our full-time आवाज ही नहीं आ रही। आई हैव म्यूटेड ऑल द थिंग्स। अभी मैं म्यूट किया हूँ, अभी आवाज आ रही है। We are waiting for some peoples because they are still joining. तो अभी बस 2 मिनट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं प्लीज अपने अपने माइक्रोफोन को करके रखिएगा। जिसको बात करना होगा वो रेज हैंड का ऑप्शन आता है, आप रेज कीजिएगा। मेरी क्लास 1 घंटे से ज्यादा का हो सकता है ड्यूरेशन, और इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी जाएगी, इसलिए अच्छे तरीके से रहिएगा क्योंकि पब्लिक भी इसको देखेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के लिए पूछ रहे थे, इसमें से हम लोग लगभग 40 लोगों को अभी तो रखा है, 40-50 लोगों को रखा, और काफी लोगों का रिक्वेस्ट अभी भी आ रहा है। तो हम इसकी रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे शेयर करेंगे। नंबर 1, जहाँ जरूरत होगा वहां पर आप क्वेश्चन पूछिएगा। और अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब जो लोग ज्वाइन करेंगे वो ठीक है। चलिए सभी लोगों को सबसे पहले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, अब iPhone 7 Plus to everyone not audible. It's a message from one of the user. Audible नहीं है क्योंकि मैंने म्यूट करके रखा हुआ आप लोगों को, लेकिन मेरा तो अनम्यूट है। You can see my system is unmuted. Okay, स्टार्ट करते हैं। और प्लीज रिक्वेस्ट है, हम केवल वही लोग इस क्लास में जुड़े जिनको रियली एस्ट्रोलॉजी सीखना है। नंबर 1, ये क्लास केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको मस्ती नहीं करना है, जिनको रियली सीखना है चीजों को। बेसिक कम से कम इतना तो 3 दिन में सीख लीजिए, जिससे कि अगर आप कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के वीडियो देखिए या किसी का भी एनालिसिस करवाते हैं, कम से कम आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, जिनको फुल सीखना होगा, मैं बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी एक ज्ञान का सागर है और इसको सीखना इतना आसान नहीं है। इसको सीखने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। 13 साल हो गए मुझे लगातार, 13-14 साल हो गए लगातार मेहनत करते हुए, और आज भी गलतियों से सीखता हूँ, गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ,
एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर ऑनेस्ट होना चाहिए, एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर गलतियों से सीखना चाहिए, ये सभी के लिए है। लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, मैं जो आएंगे उनको मैं जोड़ता रहूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्या आप सभी लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी हाँ, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, हम 3 डेज का डेमो क्लास यहाँ पर कर रहे हैं, 22, 23 और 24, और इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। 22 मई को हम लोग क्या क्या चीज सीखेंगे, व्हाट वी विल कवर टुडे। सबसे पहला टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी साइंस है या केवल सीडो थिंकिंग है। जैसे कई लोग जो बेसिकली मेरे यूएस के क्लाइंट्स होते हैं, जो इंडियन क्लाइंट है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो गोरे लोग होते हैं वो कहते हैं ना ही अंगूठी पहनेंगे ना ही कुछ, और उनका कुछ बहुत बुरा या भला होता है या नहीं होता है वो खुद जानते होंगे। तो एस्ट्रोलॉजी क्या वाकई में साइंस है? क्या वाकई में एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है? सबसे पहले तो मैं इस बात पे आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और यहीं पे मैं समझाऊंगा, इसी डैशबोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा पूरा चीज। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर अब विजिबल है मुझे, आप लोग में से कोई बताना चाहेगा? Realme 6 करके हमें यूजर, R6 करके यूजर है, वो बताइए। आप रेज हैंड किए, क्वेश्चन का आंसर आप बताना चाहते हैं, बताइए। Realme 6 करके एक हमारे यूजर है यहाँ पे। म्यूट हैं आप म्यूट हैं। आई एम म्यूट सर, मैं ना म्यूट ना आप नहीं रियलमी 6। हेलो हाँ हेलो, हाँ क्या सर। आवाज आ रही सर? सर प्रणाम सर। हाँ, आपका वीडियो कहाँ पर है? जी हाँ सर। सर, बताइए हाँ, क्या नाम है? पहले बिल्कुल अपना साइंस। नाम बताइए। मेरा नमः शिवाय सबसे मेरा पहले। नाम मेरा नाम चंद्रभूषण देवांगन है। मैं अच्छा। तखतपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एस्ट्रोलॉजी के डेमो सेशन में। हाँ धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद। हाँ। ये बिल्कुल साइंस है सर, क्योंकि देखिए ग्रह पर आधारित है पूरा, और ग्रह जो है बिल्कुल सच्चाई है, वैज्ञानिक है, इसमें कोई दो मत की बात है नहीं। जो घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, उसी के आधार पर हमारा भविष्य भी जो है वो चल रहा है। तो ये तो विज्ञान पर पूर्ण रूपेण आधारित है, ज्योतिष जो है वो लेकिन जो है। लेकिन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। जी, आप सभी लोग ये जानते हैं कि अर्थ और उसके चारों तरफ नवग्रह, राहु केतु सीटो ग्रह है, इसके अलावा यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को भी हम लोग काउंट करते हैं। तो ये सारे ग्रह गैलेक्सी का एक बहुत छोटा पार्ट है, बहुत छोटा। पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने पृथ्वियां हैं, कितने सूर्य हैं, ये सब लोगों को शायद पता होगा, राइट? बहुत लोगों को पता होगा भाई सूर्य एक नहीं है, ये सभी लोगों को पता है ना, केवल एक सूर्य नहीं है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो लोग नहीं जानते हैं वो याद कर ले, एक सूर्य नहीं है, ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य है जिसको गैलेक्सीज कहते हैं। गैलेक्सी का एक पार्ट हमारा है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये पहली बात है। और अगर ग्रह है तो इसका हमारे ऊपर क्यों प्रभाव पड़ना चाहिए? मैं साइंटिफिक हूं, मैं साइंटिफिक बात करूंगा और लॉजिकली बात करूंगा। कोई चीज ऐसा होता है, इस चीज पे मैं कभी नहीं माना हूं बचपन से। कोई मुझे कह दिया कि ये this + this = this होता है, मैं कभी नहीं मानता, मैं लॉजिक के साथ चलता हूँ। लॉजिक समझाना पड़ेगा, तब मजा आएगा एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए। और 3 दिन में मैं कोशिश करूंगा कुछ हद तक आपको कुछ अच्छी चीजें सिखा सके। पूरा सीखने के लिए तो साल, 2 साल, 3 साल लग जाए वो भी कम है। अभी भी हमारे जो 2017 बैच वाले बच्चे अभी भी पढ़ ही रहे हैं, अभी भी वो पास आउट नहीं हुए हैं। पास आउट मतलब जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं करूंगा मैं पास आउट नहीं दूंगा। ओके, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? क्योंकि किरणें जो है, प्रत्येक ग्रह की किरण जो है वो प्रत्येक मनुष्य पर पड़ रही है। अच्छा। जैसे सूर्य की किरण जो है प्रत्येक मनुष्य पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ती है। उसके डूबने से अंधेरा होता है और उगने से उजाला होता है। अच्छा। माने हर ग्रह का रेस जो है बराबर प्रत्येक मनुष्यों पर पड़ रही है, जिसका प्रभाव जो है सकारात्मक और नकारात्मक पड़ता है निश्चित रूप से। जैसे ग्रहण है, अब ग्रहण हो रहा है उसका साइंटिफिक कारण है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ गई
सॉरी ठीक है, मैं आपको बीच पृथ्वी में जो है रोकता बीच में हूँ। आ गई। हाँ मैं बीच में रोकता हूँ जी। तो ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है। कोई और आप लोग में से बताना चाहेगा? ऋचा जी ने रेज हैंड किया। ऋचा जी आप बताइए। सर मेरा ये मानना है कि ग्रह हमारे ऊपर 100% इफेक्ट डालते हैं। हाँ। क्योंकि जब चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा एक ग्रह है और पूर्णिमा वाले दिन उसका इफेक्ट बहुत ही क्लियर देखा गया है। जो कहा यह जाता है कि जो मानसिक रोगी हैं उनके ऊपर इफेक्ट आता है, ज्वार भाटे आते हैं। तो अगर वहां से इतनी दूर से कोई सैटेलाइट भी अगर उसको हम मान के चले अगर अर्थ का, तो वो यहाँ तक अगर उसके रेज का इम्पैक्ट अगर फुल मून वाले दिन आ रहा है ऋचा जी, तो डे टू डे लाइफ में तो हमारे ऊपर इफेक्ट आना ही आना है। जया जी कुछ बोलना चाहती हैं और एक हर्षवर्धन जी है, उनसे भी मैं बात करूंगा। जया जी जल्दी से अपना पॉइंट बताइएगा। हाँ जी सर, सिंपल है, हमारा शरीर 70% पानी है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। और मून जब कम होता है या बढ़ता है, जैसे मून पानी पे असर करता है हमारे शरीर पे और हमारे मूड स्विंग्स पे भी, तो एक एग्जाम्पल है कि श्योरली ग्रहों का असर है हमारे ऊपर। नहीं, लेकिन मून वाटर हमारा बॉडी बना है, ठीक है, लेकिन उस पे सूर्य का प्रभाव कैसे हो सकता है? चंद्रमा का तो समझ में आ रहा है, ज्वार भाटा आता है, बाकी प्लैनेट्स के तो अलग अलग होंगे, कुछ वायु तत्व भी है, कुछ अग्नि तत्व भी है, उसका प्रभाव पड़ेगा शरीर पे अलग अलग। हाँ पड़ेगा, वो तो डिपेंड हमारा जो शरीर है के ऊपर। मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। वेरी गुड, बस यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। पंच तत्व है, 5 तत्व हैं और प्लैनेट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। चंद्रमा जो होता है वाटर, बिल्कुल, चंद्रमा वाटर के लिए जाना जाता है। राहु और शनि जो होता है वायु के लिए जाना जाता है। तो सबका अलग अलग होता है। केतु और मंगल जो होता है एक प्रकार से एक्सीडेंटल और ब्लड के लिए जाना जाता है। काफी अलग अलग प्लैनेट होते हैं। सूर्य हमारे हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए जाना जाता है और पित्त के लिए जाना जाता है। तो हमारी पूरी बॉडी अगर देखा जाए तो प्लैनेट से मिलकर बनी हुई है, प्लैनेट्स के प्रभाव से मिलकर बनी हुई है। और अगर प्लैनेट्स का हम पर प्रभाव पड़ रहा है तो ये 100% लॉजिकली है, ये हवा वाली बात नहीं है। और मैं जो जितना भी एक्सपीरियंस मैंने अभी तक गेन किया है, आप लोगों से मिला है, कई लोगों से पर्सनल मिला है, कई लोगों से टेलीफोनिक जूम पे बात करता रहता हूं, तो मैंने ये चीज देखा है कि जैसे मैं बताता हूं कि ये चीज हुआ होगा, वो चीजें मैच करती हैं। अगर किसी की हड्डियों में दर्द मैंने बोला मैच करती है, और फिर उसके अग्नि तत्व को जब मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है यार ये लॉजिकली एकदम सही है और बहुत पुरानी विद्या है, ऋषि मुनियों की विद्या है। आज हमारे पास कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर से जनरेट कर लेते हैं चार्ट को बहुत आराम से, लेकिन पहले के समय में लोगों के पास इससे ज्यादा ज्ञान था, ये कंफर्म है, क्योंकि वो बैठे बैठे वो कैलकुलेशन कर लिया करते थे कि कब क्या होगा नहीं होगा। उनके पास डिवाइसेस और अच्छे थे, भले ही कोई माने या नहीं माने, लेकिन पहले के लोग ज्यादा एडवांस लेवल पे थे। हम लोग अभी कंप्यूटर पे हैं, हमारा एडवांस लेवल अभी स्टार्ट हुआ है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा और एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहता हूं। क्या आप लोगों को पता है कि न्यूटन और आइंस्टीन का नाम तो सुना है सभी लोगों ने? जी हाँ सर। न्यूटन और आइंस्टीन ये दोनों लोग ही एस्ट्रोलॉजी को मानते थे। इनकी बायोग्राफी आप जाके पढ़िएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा। सबसे पहला चीज, जितेंद्र जी थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, आप हैंड राइज कर रहे हैं। मैं ये बोलूंगा कि अभी जो न्यूटन थे या आइंस्टीन थे, आइंस्टीन की बायोग्राफी में जाइएगा। आइंस्टीन ने अपने बायोग्राफी में ये लिखा हुआ है कि मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ, मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ। और बाकी इनके जो दोस्त थे जो लैब में काम करते थे वो इन पर हंसा करते थे। वो कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी कुछ होता नहीं है, तुम क्यों इन सब चीजों में पड़े हुए हो, इन सब चीजों में क्यों पड़े हुए। तो उन्होंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी में मैं इसलिए जानता हूँ, इसलिए मैं उस चीजों को जानता हूँ, इसलिए मैं उसको मान रहा हूँ। आप उस चीजों को नहीं जानते हैं इसलिए आप उसको नहीं मानते हैं। उन्होंने सिंपली एक वर्ड कहा था, सिंस आई हैव गॉन थ्रू एंड यू नॉट, दैट इज द रीजन कि पुराने जो आइंस्टीन थे, न्यूटन थे, केपलर थे, ये बहुत पुराने साइंटिस्ट थे। केपलर्स के रूल्स भी होते हैं, जिन लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, केपलर्स लॉ होते हैं, और फिजिक्स और मैथ्स मिलाकर ये एस्ट्रोलॉजी बन जाता है आगे चल के। इसके अलावा
एक बहुत छोटी सी चीज मैं आप लोगों से बस यहाँ पे बात करूंगा। यस, आई एम गोइंग टू शेयर दिस स्क्रीन। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस है या नहीं है? तो 100% एस्ट्रोलॉजी साइंस है। इन्होंने बताया था कि अगर आपके पास दो बॉडी है, अगर आपके पास दो बॉडी है और उन दोनों का मास, ये न्यूटन ने बताया था, और न्यूटन के इस रूल को मेरे ख्याल से सभी लोग लगभग जानते हैं। रूल क्या था कि अगर दो बॉडी है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, तो दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, या तो फोर्स, इन पर किसी ना किसी प्रकार का फोर्स लगेगा। एक m1 मास है और एक m2 मास है। ये सिंपल फिजिक्स की कुछ बातें हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और इसके लिए फार्मूला इन्होंने बनाया था F इज इक्वल टू, फार्मूला इन्होंने बनाया था F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। मैं पावर 2 लिख दे रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख रहा हूँ। ये जो फार्मूला है वो ऐसा है। जिनके पीछे से ये स्पीकर आ रहा है वो अपना म्यूट कर ले, जिनके पीछे अल्लाह अकबर का आ रहा है वो म्यूट कर ले। अजान वालों ने बंद कर दे। हाँ, म्यूट कर, प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लोग देखेंगे भी। अब F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर मास ज्यादा है तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मास कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अब अर्थ का जो मास होता है वो 10 टू द पावर 24 के ऑर्डर का होता है, और हमारा मास 100 kg, 50 kg, 60 kg के ऑर्डर का होता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फोर्स जो होता है वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है, और इस कारण से इसका जो प्रभाव, जो अभी मैम बता रही थी, वो जिस भी मैडम ने अभी बोला था कि ज्वार भाटा आता है और वो सारी चीजें आती हैं, वो चीजें क्यों होती है, ये उसी न्यूटन फार्मूला से निकाला गया है। ये एक बेसिक साइंस है, तो साइंस के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। न्यूटन ने इसको प्रूफ कर दिया था। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी पर। ये कुछ फैक्ट था जिसको बताना जरूरत था स्टार्टिंग करने से पहले। अब हम एस्ट्रोलॉजी पर आते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज यहां पर मैं फिर स्क्रीन शेयर करूंगा, और यहां पर जिनको नोट कर रहा है नोट करते हुए चलिएगा। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। आप लोगों को ये पता है कि जो हमारा अर्थ है वो एग्जैक्टली कहा जाए तो 23.5 डिग्री से झुका हुआ है, टिल्टेड। ये एकदम स्फेरिकल ऐसे नहीं है, ये इसका जो लॉजिक देखा जाए ये ऐसे करके थोड़ा सा झुका हुआ है, ऐसे करके। ये इसका स्पिन का एक्सिस है, और ठीक है, ये 23 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। इनके बीच में जो एंगल बनता है 23 डिग्री का, 23.5 डिग्री का लगभग एंगल बन जाता है, 23.5 का एंगल बनता है। और अर्थ जो मूव करता है, जो अर्थ घूमता है हमारा, वो बेसिकली अगर हम कहते हैं अर्थ के घूमने के लिए, तो वो सिंपल तरीके से अर्थ नहीं घूमता है, एकदम वर्टिकली नहीं घूमता है, कुछ एंगल बनाते हुए वो घूमता है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये कुछ इस वाले, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसे करके, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, ऐसे करके ये घूम रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा। ये हमारा अर्थ है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा होगा। सबसे पहला चीज है, ये दूसरा बेसिक फंडा है जो आप लोगों को आना चाहिए। अब हम इसमें प्लैनेट पर आते हैं, वापस प्लैनेट वाले पार्ट पर आ जाते हैं। प्लैनेट वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये दिख रहा है? हेलो हेलो, हाँ, ये क्या आप लोगों को दिख रहा है वाला पार्ट? एक्सेल शीट में मैंने शेयर किया, वो दिख रहा है सर्कुलर। हाँ जी, अच्छा ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा जो मोशन है, अगर आप अर्थ को और सन को अगर आप समझ लीजिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। केवल दो पोर्शन को अगर समझ लीजिए, सन और अर्थ को, तो बड़ी बात होगी। सबसे पहले मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि व्हाई
देयर आर 30 या 31 days इन अ मंथ। सबसे पहला क्वेश्चन है सभी लोगों से, और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा और आप लोगों को ये दिखाई देगा अच्छे तरीके से। तो व्हाई देयर इज 30 या 31 days इन अ मंथ, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए बताइए, आप लोगों में से जो करना चाहता है एक रेज योर हैंड्स, ऐसे करके नहीं, ताकि हम इसको बात कर रहे हैं तो जिनको बात करना है हाथ उठा ले और वो बताएं। जितेंद्र जी बताइए। हाँ, क्योंकि एक जो पूरी 12 राशियां है वो कुछ 27-28 नक्षत्रों से बनी है, और एक नक्षत्र में लगभग 1 से सवा दिन तक चंद्रमा रहते हैं। तो उसका जो टोटल किया जाए तो फिर उस हिसाब से 1 महीना होता है। और सूर्य का जो यानी कि एक राशि में वास्तविक होता है वो भी लगभग 30 दिन के लगभग होता है। इसकी वजह से फिर शायद 30 दिन का जो है वो रहता है महीना। देखिए, बहुत मैं आप लोगों को एक रिसर्च वर्क पे अपने ले चलता हूँ, और रिसर्च वर्क मैं ओपन करूंगा, आप जरा समझिएगा। सूर्य जो होता है डेली लगभग 1 डिग्री क्रॉस करता है। सूर्य जो होता है डेली कितना क्रॉस करता है? 1 डिग्री क्रॉस करता है। फैक्ट जरा समझिएगा, कितना साइंटिफिक बना हुआ है ये हम लोग की एस्ट्रोलॉजी। फैक्ट की बात किया जाएगा, सबसे पहला जो है सन, जो है सन ट्रेवल्स। सन जो होता है कवर्स ऑलमोस्ट 1 डिग्री। अभी रफली आप 1 डिग्री मान के चलिए, कभी कभी 1 डिग्री से ज्यादा होता है, कभी कभी 1 डिग्री से क्या होता है, ये कम होता है। तो सन कवर्स ऑलमोस्ट 1 डिग्री इन अ डे, इन अ डे। इसका मतलब है कि ये जो पूरा हमारा ये जो हॉरोस्कोप बना हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हॉरोस्कोप बेसिकली में 360 डिग्री, ये 360 डिग्री का डिवीजन है। और ये सभी लोगों को पता, कोई नई बात नहीं है। 360 डिग्री होता है पूरा एक सर्कल, 360 डिग्री होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और ये 360 डिग्री को अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर ये मेरा पूरा यूनिवर्स है और इसको अगर मैं 12 पार्ट से डिवाइड कर दूं, तो इसका मतलब है कि एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 30। और ये 30 डिग्री के आसपास की वैल्यू ये आने वाली है, ये सभी लोगों को पता है। 30 डिग्री की वैल्यू ये आ रही है, और ये प्रत्येक हाउस 30 डिग्री का होता है, ये चीज याद रखिएगा। प्रत्येक हाउस, अगर मैं यहाँ पे 1 नंबर लिख देता हूं, ये आपका मेष लगन, ये लगन वाला पोर्शन है जिसको मैं अब सिखाने भी लगा हूं। जो क्लासेस के साथ साथ जो मेरे वीडियोस होते हैं साप्ताहिक, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं आप चीजों को समझिए। लगन इसी को कहते हैं, ये सभी लोगों को पता है ना। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो क्या होगा? एरीज, मेष लगन। अगर मैंने यहाँ पर 7 नंबर लिख दिया तो कौन सा लगन होगा? तुला, लिब्रा, लिब्रा होगा। और अगर मैं यहाँ पर 11 नंबर लिख दूं तो एक्वेरियस, कुंभ, एक्वेरियस यानी कुंभ लगन होगा। तो यहाँ पर मैं मेष लगन की बात करता हूँ, काल पुरुष की कुंडली की बात करता हूँ। तो ये प्रत्येक हाउस 30 डिग्री है, लेकिन आपको 30 दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैसे 30 डिग्री है? लेकिन ये 30 डिग्री है, आपको ये चीज समझना होगा, ये पूरा 30 डिग्री है। अब ये 30 डिग्री कैसे चलेगा? सूर्य जो है एक दिन में 1 डिग्री चलता है, तो 30 दिन में कितना चलेगा? 30 डिग्री, 30 डेज में 30 डिग्री क्रॉस कर लेगा। हाँ जी, इसका थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 1 राशि हो गया। हाँ जी। Vivo 1606 वाले कोई यूजर हमारे बोलना चाहते हैं, बोलिए। नाम नहीं है तो मैं आपके जिस नंबर से है वो बात करना चाहते हैं। Vivo 1606 यूजर है, एंड राइस की है, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। 30 डिग्री एक राशि का है, वो नहीं बोल रहे हैं तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। ये 1 राशि जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। ये बेसिक एकदम मैं बता रहा हूँ। एक राशि 30 डिग्री का होता है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। जब भी प्लेनेट का मूवमेंट होता है, जब भी प्लेनेट का मूवमेंट होता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो ग्रह मार्गी होते हैं, आपने सुना होगा ग्रह जो होते हैं वक्री हो जाते हैं, ग्रह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मार्गी हो जाते हैं। ये सुना होगा आप लोगों ने। तो जब भी कोई चीज ग्रह वक्री हो रहा है या मार्गी हो रहा है, तो उसका हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, अगर यहाँ से
कुछ दिन के बाद यहाँ ग्रह पहुंच जा रहा है, फिर यहाँ पहुंच रहा है, फिर यहाँ पहुंच रहा है, फिर यहाँ पहुंच रहा है, तो हम कहेंगे ये मार्गी है, क्योंकि ये मार्गी है, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, देखिए घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, तो ये मार्गी कहेंगे, इसको डायरेक्ट कहेंगे। और कभी कभी जो होता है, जैसे राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, तो वो ग्रह क्या होते हैं, यहां से इधर नहीं जाएंगे, मैं इसको रेड कलर कर दे रहा हूँ, ये ऑरेंज से रेड में नहीं जाएंगे, ये ऑरेंज से किधर चले जाएंगे, दूसरा कलर लगा दे रहा हूँ ब्लू, तो ये ऑरेंज के रिस्पेक्ट में ब्लू में चले जाएंगे, और फिर ब्लू से फिर 11 पे, फिर 10 पे, फिर 9 पर, फिर 8 पे, फिर 7। इसका मतलब है, आप ऐसे रफली समझिए, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, हम लोग सीधा पढ़ते हैं, मार्गी हैं, उर्दू में कैसे पढ़ा जाता है, उल्टा, वो वक्री है। बड़ी सिंपल सा लॉजिक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक मार्गी और वक्री का मतलब एक सीधा चल रहा है और एक उल्टा चल रहा है, इससे ज्यादा हमें नहीं समझना है, ठीक है। कोई ग्रह वक्री होता है, मार्गी होता है, वो सब क्या होता है वो अभी हम एक दिन में तो नहीं समझ पाएंगे। बेसिक हमें ये चीज समझ में आया अभी की क्लास में कि एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है, इसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए। और सूर्य जो होता है दैट कवर्स 1 डिग्री इन अ डे, ये भी हम लोग को पता रहना चाहिए। और 30 डेज में लगभग ये 1 राशि में जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, पहला फैक्ट है यहाँ पे। दूसरा है जो मून होता है, मतलब मून कवर ऑलमोस्ट 1 नक्षत्र इन अ डे। और डिग्री के हिसाब से कहा जाए तो डिग्री के हिसाब से चंद्रमा जो होता है वो 2.25 दिन में एक राशि को क्रॉस कर जाता है, यानी 2.25 डेज में कवर्स 1 राशि। तो इसका मतलब है 30 डेज के अंदर अगर एक दिन अगर मैं इसको 2.25 लिख रहा हूँ, 2.25 लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर 30 लिख रहा हूँ और मैं इसको फार्मूला लगा देता हूँ इज इक्वल टू दिस वैल्यू में इस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये वैल्यू मेरे पास 30 नहीं है, सॉरी, ये कितना है, 12 राशि होती है ना, तो 27 दिन के आसपास तो चला जाएगा। बोलिए 12, हाँ 27 दिन के आसपास चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, चंद्रमा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, चला देखिएगा इस 28 दिन। हाँ, एक वीडियो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, और ये वीडियो मैं गूगल से ही लेता हूँ, आप देखिएगा, सभी लोग देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन होती है। हम तिथि विकिपीडिया पे जाते हैं, तिथि विकिपीडिया, आप देखिए गूगल पे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और एक वीडियो यहीं से मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। इस वीडियो को सभी लोग जरा 2 मिनट देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, कितना प्यारा वीडियो बनाया गया है और बढ़िया चीज बनाई गई है, जरा समझिएगा इस चीज को। अभी यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ देखिए शुक्ल और कृष्ण पक्ष का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। सूर्य जो है यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, राइट। सूर्य चंद्रमा से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो गया तो पृथ्वी की छाया इस पे पड़ने लगी, यानी 0 हो गया, खत्म हो गया। ये देखिए कृष्ण में पहुंच गया, कृष्ण में रेड वाला दिखाई दे रहा है, फिर से देखिएगा यहाँ से ये रेड है और चंद्रमा और सूर्य दूर होते जा रहे हैं, रेड में चंद्रमा सूर्य दूर होते जा रहे हैं, रेड में फिर से देखिए चंद्रमा और सूर्य दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण पर आया, अब देखिए चंद्रमा और सूर्य पास पास होने लग रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, ये चंद्रमा और सूर्य क्या हो रहा है, पास पास होते जा रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही सूर्य चंद्रमा के पास में आएगा, जैसे ही सूर्य चंद्रमा के पास आएगा उस समय कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, और जैसे ही चंद्रमा से सूर्य चंद्रमा दूर होता जाएगा सूर्य से, वैसे ही शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। और लॉजिकली रीजन देखिए, क्योंकि सूर्य जब चंद्रमा और सूर्य जब बगल में हो जाएंगे तो पूरा का पूरा रोशनी इसके पास पड़ेगा, पूरा का पूरा रोशनी इसके पास पड़ेगा और यहाँ पर हमें ये चीजें दिखाई देंगी। तो एक ये बहुत अच्छा एनिमेशन था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। आप लोग भी इस लिंक को शेयर कर लीजिएगा तिथि विकिपीडिया में, अगर आपको समझना हो तो यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं अपने एक्सेल सीट पे वापस आते हैं। देखिए ये हमारा एक्सेल सीट चल रहा था, और एक चीज तो कंफर्म है, एक चीज उस वीडियो में आप लोगों ने कुछ और मॉनिटर किया क्या, कोई बताएगा? उस वीडियो में जो अभी आपने एनिमेशन देखा, क्या उस एनिमेशन में आपने कुछ और चीजें देखा क्या? जब चंद्र का एक सर्कल,
जब चंद्र एंगल का था। एक सर्कल पूरा होता है तब एक राशि घूमता है सूर्य। वेरी गुड। मतलब सूर्य जो है, बहुत अच्छी बात है, जरा समझिएगा कितना लॉजिकली है, कितना बढ़िया एनिमेशन बनाया गया है, कितना बढ़िया, मतलब मजा आ गया दिल देख कर कि यहाँ पर चंद्रमा सूर्य का मोशन हमें तो पता है, लेकिन इस एनिमेशन में भी कमी है, इस एनिमेशन में भी कमी है। ये एक सिंपल लोगों के लिए है, आप जैसे बेसिक लर्नर के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बताऊंगा गलती क्यों है इसमें भी, अभी भी गलती क्या है, क्या कमियां है, क्यों परफेक्शन लेवल नहीं है इसमें भी। देखिएगा, सूर्य घूम रहा है, सूर्य जैसे एक राशि को क्रॉस कर रहा है उतनी देर में चंद्रमा पूरा एक सर्किल कर ले रहा है, राइट। एक बार फिर से उस वीडियो को देखते हैं, एक बार फिर से हम उसको देखते हैं, एक बार यहाँ पर चलाते हैं वीडियो को, शेयर हो रहा है ये स्क्रीन। हाँ जी। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फिर से, एक बार देखिएगा। सूर्य जितने देर में एक राशि जाएगा, देखिए अभी मीन में है सूर्य और ये एरीज में पहुंचेगा सूर्य, देखिएगा यहां पर जहां पर मैंने कर्सर लगाया है, जब तक सूर्य पहुंचेगा तब तक तो चंद्रमा वहां तक पहुंच गया। जब तक सूर्य वहां पर पहुंच रहा है एरीज तक, तब तक चंद्रमा ने कवर कर लिया डिस्टेंस, तब तक चंद्रमा ने कवर कर लिया। क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब है एक चीज तो कंफर्म है यहाँ पे कि सूर्य का जो मोशन होता है वो बड़ी धीरे धीरे होता है। 1 डिग्री एक दिन में 1 डिग्री होता है तो 30 दिन में 30 डिग्री हो गया। और इसीलिए जब कोई राशि में, जैसे मेष में सूर्य जाता है, जैसे मेष में जाता है तो उस कंडीशन में कहते हैं कि चंद्रमा जो है मेष में आ गया, सूर्य जो है मेष की संक्रांति में चला गया। मकर संक्रांति सभी को याद है ना जी। मकर संक्रांति कब होता है? जब सूर्य किसमें जाता है? मकर में जाता है। संक्रांति जो होता है वो हर महीने होता है। मकर में संक्रांति जो होता है हर महीने संक्रांति हर महीने होता है, लेकिन मकर संक्रांति मकर में होगा। संक्रांति अकर्स एवरी मंथ, याद रखिए। लेकिन हम लोग केवल मकर संक्रांति को ही बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, बाकी को महत्व नहीं देते हैं। मकर संक्रांति हर महीने होता है। अब जैसे समझिएगा, सूर्य यहाँ पर आ गया तो मैं कहूंगा कि मेष संक्रांति है। सूर्य अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया तो अब कौन सी संक्रांति होगी जरा बताइए सभी लोग? कर्क संक्रांति। अगर सूर्य को मैं उठा के यहाँ रख दिया तो कौन सी संक्रांति हो गई? मकर संक्रांति। संक्रांति हमेशा होता है सूर्य का, ये चीज लॉजिक समझिए। और जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर बना है या हमारा हिंदी कैलेंडर जो बना है वो बहुत लॉजिकल बना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 डेज में 1 मंथ हो गया, 12 महीने ही तो होते हैं टोटल मिलाकर। हाँ जी, टोटल मिलाकर 12 मंथ होते हैं, 13 मंथ तो नहीं होते हैं ना। तो टोटल मिलाकर 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ में जो सूर्य है वो अलग अलग संक्रांति में ऐसे करके घूम रहा है और मकर संक्रांति में जा रहा है, कहीं पर ये उच्च का हो जा रहा है, कहीं पर ये नीच का हो जा रहा है। तो अब मेरा आप सभी लोग से क्वेश्चन है कि सूर्य को हम ज्यादा प्रायोरिटी दें या मून को ज्यादा प्रायोरिटी दें? क्योंकि हम या तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, आप सभी लोगों के लिए देखिए, सभी लोगों के लिए बड़ी जेन्युइन क्वेश्चन है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सूर्य को आधार मान के प्रेडिक्शन बताते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो चंद्रमा को आधार मानकर बताते हैं। मेरे जितने वीडियोस होते हैं वो सभी लगन के आधार पर होते हैं। जो राशिफल लोग देखते हैं कभी उसमें का, की, कु वाले वर्ड से देखते हैं, कभी सूर्य से देखते हैं, कभी चंद्रमा से देखते हैं, कभी लगन से देखते हैं। ठीक है, तो कौन सा राशिफल देखना ज्यादा सही है? आप ये मत बोलिएगा मेरे वीडियो को देख के कि सर आप लगन से बताते हैं तो लगन वाला अच्छा होगा। ये आंसर नहीं है, लॉजिक के साथ बता रहा है। अगर है तो लॉजिक मुझे चाहिए, गलत है तो क्योंकि विजय शर्मा एवरीवन भारतीय। मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? मेरी तो आवाज आ रही है सर। आप आ रही है। प्लीज चेक सर, जिन्होंने मैसेज किया आप चेक कीजिए, आपका शायद सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा। एनीवे वी विल कंटिन्यू। सूर्य ज्यादा इंपॉर्टेंट या चंद्रमा ज्यादा इंपॉर्टेंट? लॉजिक के साथ। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो
है वो हम चंद्रमा के कॉन्टेक्स्ट में एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सूर्य माह के हिसाब से चलता है। जितेंद्र जी, आप लगातार प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो आप, मैं चाहता हूँ कोई और, जया जी भी बोलना चाहती है। जया जी ने हाथ रेस किया है, आप बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। सबको मौका थोड़ा थोड़ा मिल जाए, नहीं तो लोग कहेंगे एक ही लोग केवल पढ़ रहे हैं, बाकी लोग। सर मेरे हिसाब से मून, इट शुड बी एज पर मून, सॉरी आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। आपका वो नहीं दिख रहा सर, एक्चुअली यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, सॉरी इसके लिए। सर वो मून जो होता है वो मन का कारक होता है, तो इसी ओके कम टू द पॉइंट। मून मन का कारक क्यों होता है, ये क्वेश्चन। Why that I मेरे को वो पता नहीं है, बट मेरे को जो अंदाजा है कि मन जो है, मैं बता रहा हूँ, मन जो है बहुत बेचैन होता है, और रोटेशन 360 में जो है मून का रोटेशन बहुत तेजी से होता है। बहुत ही बढ़िया आंसर, क्योंकि चंद्रमा जो एनिमेशन में देखा, चंद्रमा बहुत तेज भागता है, 360 डिग्री क्रॉस करने के लिए 1 महीने का टाइम चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों में से ही किसी ने बताया कि 70% तो जल से हम लोग मिलकर बने हुए हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभाव तो चंद्रमा का ही हमारे ऊपर होगा। और सबसे पास भी अगर देखा जाए पृथ्वी के, तो सबसे पास कौन सा है, चंद्रमा ही है। तो हर तरीके से चंद्रमा ही हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले करेगा, दूसरा कोई ग्रह रिस्पॉन्सिबल उतना नहीं करेगा। सबसे पहले की बात मैं कर रहा हूं, इसका मतलब है चंद्रमा बहुत तेज मूवमेंट करता है, इसलिए चंद्रमा की गति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मन का कारक। क्योंकि मन की गति, अगर आप आंख बंद कर लीजिए, तो अभी आप आंख बंद कीजिएगा, आप यूएसए पहुंच जाइए। आप आंख बंद कीजिए, आप स्विट्जरलैंड पहुंच जाइए। आप आंख बंद कीजिए, आप किसी के पास ही पहुंच सकते हैं। अपने मन को कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं, मन के बारे में, इसीलिए क्योंकि चंद्रमा को माना गया है ये, ठीक है। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो इससे तेज चलती है, मन से तेज कोई भी चीज नहीं चलती है, राइट। भले वो काल्पनिक है, गैलेक्सी J6 नाम ही नहीं लिखा है, इसलिए आपके नाम से ऐसे ही बोल रहा। हाँ बताइए सर, ये मून कंबस्ट हो जाता है या नहीं? मुझे लगता है मून कंबस्ट वाली बात अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। कंबस्ट होते हैं, कंबस्ट क्या होता है, रेट्रो क्या होता है, सब बताऊंगा, लेकिन मेरे को पहले अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेने दीजिए, और आप फिर उसमें क्वेश्चन पूछिए। ओके, मेरा क्वेश्चन अभी भी चल रहा था, मून ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा या सूर्य ज्यादा प्रिसाइज देगा? मून, क्योंकि ये फास्ट मून। अच्छा, एक तो आंसर मिल गया कि मून हमारा। देखिए, हमारी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें तिथियां होती है। तिथि होता है, पता है सभी लोगों को? जी। तिथि क्या होता है, किसी को पता है तिथि किसे कहते हैं? तिथि मेरे को तो नहीं पता। अच्छा, नहीं पता, तो आइए कुछ चीज सीख लीजिए ना, से तो कुछ सीखते हैं। चंद्रमा रहता है वो कलाओं से बना रहता है। नहीं, मैं उसको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। जैसे ठीक है, आप मान के चलिए, यहाँ पर तिथि क्या होता है, जब when the difference between sun and moon latitude, या आप रहने दीजिए वर्ड, sun and moon is by 12 degree. okay. It is called वन तिथि। ये बड़ी अच्छे से समझिएगा, तिथि को एक तिथि कहते हैं। अभी एनिमेशन पे फिर वापस आते हैं, जरा देखिएगा उसी एनिमेशन पे, मैंने उसको बंद नहीं किया, फिर से देखिएगा, ये तिथि को ही बता रहा है, जरा समझिएगा फिर से। सभी लोगों को ये एनिमेशन दिखाई दे रहा है, ये तिथि को बता रहा है, जरा देखिएगा आराम से। मैं इसको पॉज कर दूंगा, रुक जाइए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बंद कर दूंगा, जैसे ही इसका मोशन आएगा, एक बार ये आएगा, इसको मैं पॉज कर दूंगा, इसको मैं बैक साइड ले जा रहा हूँ, फिर से मैं इसको वेट कर रहा हूँ। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा बराबर है ना, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा बराबर है, राइट। इसका मतलब शुक्ल पक्ष स्टार्ट होने वाला है, ये शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा यार। और जब शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, तो चंद्रमा क्या होता है,
बहुत छोटा होता है, मतलब चंद्रमा क्या होता है, बहुत क्यों छोटा होता है? जब तक आप अपना माइक्रोफोन सुन ही नहीं सकते हैं। अच्छा चलो, मैं ये जो आपने कर लिया मेरे को बाद में समझा देना, अभी तो मैं थोड़ा इसके साथ करता हूँ। विजय शर्मा जी, लग गया विजय शर्मा जी, आपका आवाज आ रहा है? हाँ प्लीज आवाज बंद कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। विजय शर्मा जी। ओके, हम डिसिप्लिन के साथ पढ़े तो मजा भी आएगा, आप जरा समझिएगा। देखिए सब रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर कोई बात नहीं करता है नहीं, मैं क्लास बात से करने यहाँ से हटा देता हूँ, तो बात नहीं समझेंगे उनको, मैं क्लास से फिर हटा देता हूँ, मैं क्लास से उनको रिमूव कर देता हूँ। ये तो एक्सेस मेरे पास है, मैं रिमूव कर सकता हूँ। फिलहाल समझिए, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा साथ में है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों है तो हम लोग कहाँ पर बैठे हैं बताइए? क्या हम सूर्य पर बैठे हैं, क्या चंद्रमा पे बैठे हैं, या पृथ्वी पर बैठे हैं? ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी पर है। तो जब हम पृथ्वी पर है तो सारा का सारा किरण किधर जा रहा है? सूर्य पे जा रहा है। तो पृथ्वी से जब हम देखेंगे तो सूर्य तो हमें दिखाई, मतलब चंद्रमा जो है हमें बहुत कम दिखाई देगा ना। जब हम यहाँ से एज अ ऑब्जर्वर यहाँ से बैठ के देखेंगे तो चंद्रमा तो हमें बहुत कम दिखाई देगा, और सूर्य क्या होगा हमारे पास? सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पे चले जाएगी और हमारे ऊपर बहुत कम आएगा। अब थोड़ा सा बढ़ाते, 1 डिग्री, 1 तिथि देखिएगा, जैसे 1 तिथि होगा, मैं पॉज कर दूंगा इसको। अब ये देखिए 1 तिथि आ गया। अभी क्या हो रहा है? 1 तिथि आ गई, ये एग्जैक्टली ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, दिस एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12 डिग्री। ये 12 डिग्री का एंगल है, याद रखिएगा। 12 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल हुआ, ये पहली तिथि शुरू हो गई। अब देखिए सूर्य की किरणें जो है इस पे भी पड़ रही होगी, लेकिन हमें दूर से, जहां से हम एज अ ऑब्जर्वर देख रहे हैं, हमें यहाँ पर उसकी किरणें थोड़ी ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि इस पूरी किरणें या तो चंद्रमा पे पड़ रही थी पहले वाले केस में, अब चंद्रमा पे नहीं पड़ रही, अब पृथ्वी पे भी आ रही है और चंद्रमा पे भी आ रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये चीजें दिख रही है। ये 1 तिथि हो गया। अब जरा काउंट कीजिए कितनी तिथि हो रही है फिर? 2 तिथि, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27 तिथि, लगभग 27 नक्षत्र होते हैं, 27 तिथि होती है, 27 तिथियां होती है, टोटल मिलाकर 27 तिथि हो, 27 तिथि इसने लगभग क्रॉस किया है। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा है, वर्नल इक्विनॉक्स। ये सब इक्विनॉक्स पर सेलेस्टियल स्फीयर, ये सब अलग है, ये सब एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, ये सब चीजें हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने इस एक्सेल शीट पे जो बात कर रहे थे, और इस एक्सेल शीट पे हमारा क्वेश्चन अभी भी चल रहा था कि सूर्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चंद्रमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तिथि की बात कर रहे थे। तिथि वो होती है जब एग्जैक्टली 12 डिग्री का डिफरेंस हो, और आप तिथि खुद निकाल भी सकते हैं कि आज कौन सी तिथि चल रही है। एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है जरा आप समझिएगा, एक्चुअली में आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी में क्यों ऐसा ग्रहण लगा हुआ है, इस चीज को समझिएगा। मेरी प्रिडिक्शन गलत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज कम नहीं कर सकता है कोई मेरा, ये मुझे आत्मविश्वास है इस चीज का। देखिए हम गलत कहां पर करते हैं? हम ज्यादा कंप्यूटर का यूज करते हैं, हम ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं। किसी का बर्थ डिटेल निकालना हो, हमने डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम ऑफ बर्थ डाला, प्लेस ऑफ बर्थ डाला, और तुरंत अपनी भविष्यवाणी स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत है। सबसे पहला चीज, जो अच्छे लेवल पे अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो सबसे पहले ये होता क्या चीजें हैं इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तिथि कैसे निकलता है, करण कैसे निकलता है, वार कैसे निकलता है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो आप, इसका मतलब है आप जब किसी से बात कीजिएगा, जब आप किसी की प्रेडिक्शन दीजिएगा, तो वहां पर कुछ चीज गलत होगा तो आप उसको रिकैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। हम लोग उसको क्या करते हैं, तिथि 12 डिग्री का अंतर है, तो आज अगर देखना कौन सा तिथि है तो मैंने देख लिया पंचांग में जाके आज कौन सा तिथि है, तो हमारे लिए तो इजी है। लेकिन जब तक अगर आप लोगों में से किसी को अपना प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी में मोड़ना है तो उनको थोड़ा सा पेन कॉपी लेके गणना करनी चाहिए। जो पहले के ऋषि मुनि, या आप लोगों ने एक चीज तो सुना होगा, किसी एक लोग को से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। शिल्पा जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। शिल्पा जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन है, बाकी यूजर भी सुनेंगे, बाकी यूजर भी सुनेंगे, और बाकी यूजर से भी मैं पूछूंगा।
शिल्पा जी से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिला है जिन्होंने एग्जैक्टली डिट्टो बोला आपके बारे में? ये तो पॉलिटिकल प्रेडिक्शन को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन को छोड़ दीजिए, एक कहता है होगा, एक कहता नहीं होगा। एक का सही हो गया तो क्या वो ज्ञानी हो जाएगा? नहीं, गलत है। एक कहता है कि गलत हो गया तो क्या उसका ज्ञान खत्म हो जाएगा? ये भी गलत है। मैं आप लोगों से, सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, मैंने शिल्पा जी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर नहीं बताती फिर आप लोगों से पूछूंगा, क्या आपने कभी अपने लाइफ में ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिला है जो बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर थे? मैं तो पक्का कहता हूं जो बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर है, बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर जो हुआ करते थे, मैं मिल चुका हूं, और वो एग्जैक्टली जो डेट बताते थे उसी डेट पे हुआ करता था। क्या आप मिली है शिल्पा जी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से? सही। और मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स की डेथ हो चुकी है, ऐसे महान एस्ट्रोलॉजर्स की, मैक्सिमम महान एस्ट्रोलॉजर्स की डेथ हो चुकी है आज तक। रियलमी 6 सर, आप जो है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मिले हैं कभी? नहीं, ऐसा नहीं मिला हूं सर मैं आज तक तो वैसे। उसके बाद मधुसूदन साहू जी, कभी आप मिले हैं? नहीं सर, मैं ऐसे बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजी से नहीं मिला हूं। लेकिन एक चीज आप लोग मानिए ना मानिए, जितेंद्र जी आप मिले हैं कभी? हाँ जी मिला हूँ सर, लेकिन इतने बुजुर्ग यानी कि जानकारों से नहीं मिला हूँ। देखिए, बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर जो होते थे वो क्यों प्रिसाइज करते थे, वो क्यों कैलकुलेशन अच्छा करते थे? हाथ से करते थे। हर कैलकुलेशन जो है पेन कॉपी पे लेके करते थे। जब पेन कॉपी पे लेते थे तो माइंड ज्यादा सक्रिय होता था करने का। आज हमारे पास कंप्यूटर है, वैल्यू डाल दिया, काम ही नहीं करना चाहते दिमाग से। मैं कहता हूं कि ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें स्मार्ट वर्क भी करना होगा, वो टाइम प्रोफेशनल में चलेगा। अब मुझे कोई, अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं तो मैं उसका हाथ से चार्ट बनाऊंगा, इसमें तो मेरा टाइम ही लॉस हो जाएगा। तो जहां स्मार्ट वर्क की जरूरत है वहां पर स्मार्ट वर्क किया जाएगा। लेकिन आपको सीखना है तो आपको पहले वो छोटी छोटी चीजें निकालनी आनी चाहिए, और ये आप कर सकते हैं। ये मैं इसीलिए पूरा A to Z आपको बताना चाहता हूं, कोई चीज है, क्यों है, नहीं है, उन सभी चीजों के लिए। फिलहाल हम वापस एक्सेल शीट पर आते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही महत्व है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, याद रखिएगा। सूर्य को राजा कहा जाता है, चंद्रमा को क्या कहते हैं? रानी। रानी कहा जाता है, सभी लोगों को पता है। तो एक बार जरा ग्रहों का जो नेचर है, सन को हम लोग राजा मान लेते हैं, और जो मून होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? रानी मानते हैं। और जो मार्स होता है, ये मरकरी होता है, वो इन दोनों का संतान है, जिसको कुमार कहा जाता है। ये संतान है, सूर्य राजा और ये रानी। राजा और रानी ने मिलकर जो संतान पैदा किया वो क्या है? बुध है। अब लॉजिकली देखिए, सूर्य और चंद्रमा मिलके कैसे संतान पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते लॉजिकली। लेकिन ये ऐसी चीजें एस्ट्रोलॉजर्स ने रिसर्च करके देखा है। अब ये क्या चीजें हो सकता है, हम लोग के पास इतना नॉलेज ही नहीं हो कि हम उस रिसर्च तक पहुंचे। इट इज अ वेरी डीप थिंग, तो हमें अभी ये नहीं पता। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है वो बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ सभी लोगों को। इसके बाद मरकरी के बाद जो प्लेनेट आते हैं, जैसे मार्स आ गया, मार्स हो गया। मार्स को क्या कहते हैं? सेनापति कहते हैं। सेनापति। सेनापति, बस एकदम ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर किया कि काम एग्जीक्यूट कर देगा, उसको वेट नहीं करना है। और जुपिटर को क्या कहते हैं? देवगुरु कहते हैं। देवगुरु सभी लोग पूजा करते हैं। वीनस को हम लोग क्या कहते हैं? राक्षस गुरु। राक्षस गुरु, हाँ, राक्षस गुरु कहते हैं। और इसके अलावा शनि को क्या कहते हैं? न्याय देवता, न्यायाधीश या सेवक कहा जाता है। एक्चुअली में सेवक भी हैं और न्याय भी यही देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है शनि का। सेवक भी कह रहे हैं, मतलब आप अपने घर में जैसे काम करते हैं, आप अपने घर में काम करते हैं, उसमें किसी, जैसे कोई नौकर आ गया आपके घर में, तो नौकर आ गया तो नौकर को आप ये कैसे अधिकार दे सकते हैं कि तुम ही न्याय करोगे? एक बड़ा क्वेश्चन है। शनि देव जो है नौकर है, लेकिन शनि देव न्याय करता है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है बातें। इसको सेवक की संज्ञा दी गई है और इसको न्याय का भी संज्ञा दिया गया। इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं राहु का। राहु जानते हैं गुप्तचर होता है। किसका गुप्तचर होता है? शनि का। शनि एजेंट इसको कहा जाता है। शनि का गुप्तचर है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है शनि को तुरंत इन्फॉर्म दे। चुगलखोर जिसको कहा जाता है, चुगली करता है, ये पूरा का पूरा एक वर्ड में कहा जाए। और केतु मोक्ष देता है, मोक्ष का कारक। कहता है सब कुछ खत्म है, कोई चीजें नहीं है लाइफ में। केतु मोक्ष देता है
और ये भी ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ग्रह नहीं होता तो आदमी की डेथ नहीं होती। और केतु डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, केतु मोक्ष के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हर ग्रहों के बारे में, क्योंकि आज के लर्निंग में हम लोगों ने डिसाइड किया था क्या क्या हमें सीखना है। तो पहला जो हमें सीखना है, बेसिक फैक्ट सीखना है, और ऑल हाउस। अभी हम प्लेनेट के बारे में तीसरा नंबर सीख रहे हैं, पहला ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर हम इस पे आ जाएंगे ऑल प्लैनेट्स के बारे में। आज ये फैक्ट अबाउट ऑल हाउसेस आ जाएंगे। तो बेसिक फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, सूर्य कुमार जो है वो बुध देव है। हिंदी समझ में आ रही ना सभी को? मैं इंग्लिश में जी। हाँ जी इतना तो सभी को आएगा, मुझे पता है। अगर आप सीख रहे इतना तो आना ही चाहिए बेसिक। मैं ऐसा टीचर रह चुका हूँ, मैं आकाश इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा चुका हूँ काफी दिनों से। मेरा लाइन केमिस्ट्री का एज अ टीचर का हुआ करता था। और मैं भी केमिस्ट्री टीचर हूँ सर। अच्छा, कहाँ पे पढ़ाते हैं जितेंद्र जी आप? हाँ जी, मैं महाराष्ट्र में हूँ, शिरडी के पास। अच्छा, महाराष्ट्र में किस लेवल को पढ़ाते हैं? 11th-12th। चलिए ठीक है। हाँ जी। मैं IIT वालों बच्चों को पढ़ाता था और काफी IITians मैंने निकाले भी हैं। तो बहुत बढ़िया। हाँ, मैं तो अपनी लाइफ को समर्पित किया हुआ था उसमें, लेकिन भगवान ने मोड़ा इस रूट में, तो मेरे को इसमें आना पड़ा। और इसमें भी इंटरेस्ट बचपन से ही था। और आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई थी 2002-3 में कि मैं 70 डेज तक होश में नहीं था अपने, एक प्रकार से स्टेट ऑफ कोमा में था। और इस कारण से मुझे समझना पड़ा कि ये हो क्या रहा है। और जब मैं उठा तो मेरे हाथों में बहुत सारी अंगूठियां पड़ी हुई थी। सारी अंगूठियों को मैंने निकाला, फिर एक एक करके पढ़ा, फिर काफी चीजें इसकी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आराम से पढ़िएगा क्या क्या चीजें है। इसका इंटरव्यू हो चुका है, मैं शेयर कर दूंगा। फिलहाल हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं इसमें। हम यहाँ बात कर रहे हैं सूर्य। चलिए, सूर्य के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? सबसे पहला चीज, सूर्य क्या है एस्ट्रोलॉजी में? राजा तो है, लेकिन सूर्य क्या है? और मैं पूछना चाहूंगा जितेंद्र जी, आपको पता है, इसके अलावा कोई और बताना चाहेंगे? सूर्य को क्या माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में? सूर्य आत्मा का कारक होता है। इम्यूनिटी होती है हमारे शरीर के अंदर। कितनी, जैसे कई लोग होते हैं बीमार पड़ जाते हैं जल्दी, कई लोग होते हैं बीमार जल्दी नहीं पड़ते हैं। इम्यूनिटी की बताता है आपके बारे में। तो शॉर्ट पॉइंट जिनको लिखना है, मैं अब उस पे नहीं लिख रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ। मैं वो एक्सेल शीट पे नहीं लिख रहा हूँ। सूर्य आपकी आत्मा है, याद रखिएगा। पहला चीज, सूर्य आपकी आत्मा है। सूर्य आपका लगन का कारक है, लगन का कारक है। लगन, जिसका भी जो लगन होता है उसका कारक सूर्य होता है। लगन अच्छा हो और उसका कारक खराब हो तो भी लगन अच्छा नहीं होगा। कई लोग देखते होंगे बड़ी सुंदर होते हैं, बड़ी हैंडसम होते हैं, और कई लोग देखते हैं उनके शक्ल में उतनी ज्यादा इंप्रेसिवनेस नहीं होती है, क्योंकि लगन एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगन हर चीज को बताता है। अगर आपका लगन अच्छा है तो लगन का कारक अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, तो आपको लगभग लाइफ में नेम पे मिल जाता है। लेकिन अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य आत्म कारक ग्रह है। सूर्य को पिता माना जाता है, सूर्य को पिता माना जाता है। सूर्य जो होता है, हड्डियों में किसी के दर्द होता है तो उसका सूर्य पीड़ित है, याद रखिएगा। सूर्य हड्डी का कारक होता है। सूर्य अगर खराब हो जाए तो मुंह से थूक निकलना स्टार्ट हो जाता है। सूर्य खराब हो जाए तो स्पिटिंग आना शुरू हो जाता है माउथ से। सूर्य हड्डी का कारक है, सूर्य आत्मा है। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है। आपको पता है कि पूर्व दिशा में सन राइजेस ये सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसकी पूर्व दिशा का कारक है, ये हमें पता है। इसके अलावा सूर्य जो है वो सूर्य की बात किया जाए तो पित्त का कारक है। जो लोग, एक बार ऐसी चीजें आ जाती है, लोग डॉक्टरी लाइन में भी आ जाते हैं, क्योंकि केमिकल्स में भी आ जाते हैं। तो जो लोग जो BA MS वाले डॉक्टर होते हैं, वो, किसी की आवाज बहुत तेज आ रही है, बर्तन वो ऑफ कर ले प्लीज। लॉकडाउन में मैं समझ रहा हूँ आप लोग में से कई लोग जो है पत्नियों द्वारा पीड़ित हो रहे होंगे। वो अलग बात है, जबरदस्ती आप लोगों से बर्तन मजवाया जा रहा है। रियल मिस्टेक्स बढ़िया है कि देखो प्रोग्राम तो ऑल ही है। तो प्लीज जो लोग बर्तन मजवा रहे हैं वो थोड़े देर के लिए शांत कर दे और बात।
और उम्मीद करते जल्दी ही लॉकडाउन ये खत्म हो और फिर रियल लाइफ जल्दी स्टार्ट होगी। वो तो आपकी भविष्यवाणी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आज आ गया सर न्यूज, मध्य प्रदेश में अनलॉक वाला न्यूज आ गया आज ही। ओके, थैंक यू। आज आ गया है, अब स्टार्ट हो जाएगा, घबराइए नहीं सभी लोग, विश्वास रखिए। और कभी भी जैसे एक लाइन कहा जाता है, नेवर जज अ बुक बाइट्स कवर, उसी तरीके से किसी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी गलत हो जाए उससे आप जज नहीं कर सकते। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोलो लाइन। हाँ, जो लोग पीड़ित लग रहा है शायद उन्हीं की आवाज आ रही है। ओके स्टार्ट करते हैं। हमें पता है सूर्य अग्निकारक है, सूर्य अग्निकारक है, सूर्य पूरब दिशा का मालिक है, सूर्य पित्त होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पित्त? प्लीज आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए। हर्षवर्धन नाहटा। हाँ बताइए, पित्त, पित्त का कारक, पित्त क्या होता है? पित्त गैस्ट्रिक जूस। अभी मेरा चल रहा है गैस्ट्रिक जूस। अंजू जी आप बताइएगा पित्त क्या होता है। दीपक जी आप बताइएगा, दीपक कपाड़िया जी बोलिए। या एसिडिटी, एसिडिटी, गुस्सा, गुस्सा पित्त होता है। जिसके अंदर गुस्सा ज्यादा है ना, जिसके अंदर गुस्सा ज्यादा उसके अंदर पित्त बहुत ज्यादा होगा, याद रखिए। और जिसके अंदर पित्त ज्यादा होगा उसका सूर्य बहुत अच्छा होगा। ये भी चीज मैं बता दूं, गुस्सा करना भी कई जगह बहुत जरूरी होता है लाइफ में, नहीं तो आपको लाइफ में लोग जीने नहीं देंगे, याद रखिएगा। हमें भगवान ने एकदम वेल मेंटेन करके सारा चीज करके भेजा हुआ है, तो गुस्सा जहां पर जरूरत है वहां पर गुस्सा भी करना है, हंसना भी जरूरत है, रोना भी जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल सूर्य के बारे में सभी लोगों को समझ में आ गया। सूर्य आत्मकारक है, सूर्य को पिता के बराबर माना जाता है। कभी आपके, अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसे ही बता देता हूँ, अगर आपके हड्डियों में दर्द रहता है तो जरूर देखिएगा आपके पिता भी परेशान रहते होंगे। हाँ। अगर आपके मुंह से थूक निकल रहा है बहुत ज्यादा तो आपके पिता को परेशानी होगी, आपके बॉडी को तो परेशानी हो रही। ये 100% श्योर नहीं कह सकते कि होगा ही होगा। इतना आसान होता तो कोई बात ही नहीं होता एस्ट्रोलॉजी करने का। लोग 3-3 साल से मेरे से पढ़ रहे हैं डेली, तो इतना आसान होता तो कोई बात ही नहीं होता। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक लॉजिक निकल सकता है यहाँ से। अब हम आते हैं चंद्रमा क्या चीज है। चंद्रमा मन का कारक है। सबसे पहले आप लोगों को बता चुका हूँ चंद्रमा क्या है। चंद्रमा मन का कारक है। हाँ, चंद्रमा मनस्व जाता। हाँ, ये चंद्रमा मनस्व जाता है। हाँ, लिखा हुआ है संस्कृत में। माता का कारक। हाँ, माता का भी कारक होता है। ब्लड का कारक होता है। ब्लड जो हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ता है वो ब्लड का कारक भी चंद्रमा है। ब्लड प्रेशर का कारक चंद्रमा है। जिसका चंद्रमा खराब है उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, याद रखिएगा। चंद्रमा अगर खराब है तो चंद्रमा आपको ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन ला सकता है। किसी का हाई बीपी है, किसी का लो बीपी है, किसी को डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, किसी को पैनिक अटैक आ जाते हैं, किसी को मानसिक परेशानी। कई लोग जो होते हैं मानसिक डिसऑर्डर परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। और आजकल ऐसी स्थिति हो गई है कि डिप्रेशन, घर में बैठे बैठे डिप्रेशन ऐसा ही हो जा रहा है लोगों को। ऊपर से न्यूज चैनल वाले आकर स्टार्ट कर देते हैं कि अब इतने लोग मरे और ये सब दिखा कर उससे और ज्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है। और डिप्रेशन प्लीज सिन्हा जी का बात सुनिए, रिपीट मत करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। सिन्हा जी का बात सुनिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, मैं क्षमा है। हाँ, तभी मजा आएगा। सभी लोग कोऑपरेट कीजिएगा तो मजा आएगा। अभी हम लोग लगभग 39 लोग जुड़े हुए हैं क्लासेस में और सभी लोग से रिक्वेस्ट है, मतलब अभी तक तो अच्छा कोऑपरेट आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर चंद्रमा जो होता है हमारा मन होता है, चंद्रमा जो होता है माता होती है, चंद्रमा जो होता है ब्लड का कारक है, चंद्रमा जो है हमारे ब्लड प्रेशर का कारक होता है, चंद्रमा जो है वो मानसिक समस्याओं को बताता है, मानसिक पीड़ा। जितने लोग मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, अब क्वेश्चन ये उठता है, आप लोगों में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कभी ना कभी लाइफ में पीड़ित नहीं हुआ होगा मानसिक। और मैं ये जरूर मानता हूं कि लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही पीड़ित हो रहे हैं। एक तो लॉकडाउन का डर और दूसरा बीवी का डर।
तो वो दोनों चीजें जो है दोनों ही इस समय पीड़ित आपको कर रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि जब हम दैनिक राशिफल बनाते हैं, जब हम दैनिक राशि, आप लोगों के पास रिपोर्ट तो आता होगा ना मेरा बनाया हुआ, जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो वो आज शनि का राशि परिवर्तन का रिपोर्ट चला गया, आप लोगों को मिल जाएगा। और दैनिक राशिफल कैसे बनता है, दैनिक राशिफल किस तरीके से चलता है, क्योंकि चंद्रमा की गति के आधार पे ही दैनिक बनता है। चंद्रमा की गति के आधार पे पंचांग बनता है, मतलब तिथि वार नक्षत्र ये सब चीजें होती है। तो चंद्रमा एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें हर गणना चंद्रमा से की जाती है। चाहे आपकी दशा निकालनी हो, अंतर दशा निकालना हो, योगिनी दशा निकालना हो, चर दशा निकालना हो, जैमिनी दशा निकालना हो, किसी भी तरीके की आप चीजें निकालना चाहते हैं, सब में चंद्रमा से ही कैलकुलेशन किया जाता है और चंद्रमा से ही सारी चीजें निकलती हैं। तो चंद्रमा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। चंद्रमा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और सूर्य को तो आप मना ही नहीं कर सकते। विदाउट राजा रानी को समझे हुए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये सूर्य और चंद्रमा का था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसी को मानसिक पीड़ा तो कभी ना कभी होती ही होती है, ये बड़ी जनरल सी बात है। अब मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर फिर एक्सेल सीट पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चार्ट बनाए हुए हैं, आप लोगों को पता है कि ये घर जो है 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 6वां घर जो होता है ये बहुत अच्छा नहीं होता है। इस घर को मैं ब्लैक से बना दे रहा हूँ। प्लीज या बात में कर लीजिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक को प्लीज आप सिन्हा जी प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, सबको पूरा डिस्टर्बेंस हो रहा है। पहले एक बार देख तो ले कौन बोल रहा है, तो फिर मैं एक बार मैं देख लूं कौन है, फिर मैं उनको हटा ही देता हूँ क्लास से। अभी भी नहीं सुन पढ़ना है तो मत पढ़ा लो। ये कौन यूजर है? हर्षवर्धन नाटा। हर्षवर्धन जी है? हाँ जी सर। आपका आवाज आ रहा है सर जी? बहुत नहीं सर, वो अभी 2 मिनट जस्ट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। ओके सॉरी सर, अब नहीं होगा। मैं निकाल दूं या अनम्यूट करने में पता नहीं, जिसको अगर क्वेश्चन करना है तो हैंड करके कर लिए, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है तो मत करिए। ओके सर, ओके थैंक यू। ठीक है, अभी देखिए क्या है, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैं एक्चुअली टॉपिक से कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। मैं बताना क्या चाहता हूँ, इस चीज के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है, इसलिए मैं ये बता रहा था कि हमें मानसिक तनाव कब हो जाता है। हमें मानसिक तनाव सभी को होता है। शिल्पा जी आपको भी हुआ होगा, विनीत दीक्षित जी आपको भी हुआ होगा, रजनीकांत जी आपको भी हुआ होगा, कमल सहगल जी आपको भी मानसिक तनाव रहा होगा। और कई लोगों को तो ऐसा तनाव होता है कि जिंदगी भर एक तनाव ही बन जाता है, लंबा पीरियड, 10 साल पूरा तनावग्रस्त, 20 साल पूरा तनावग्रस्त, ये लाइफ है। तो देखिए जनरली दैनिक, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि लगातार 7 दिन आपका खराब नहीं जा सकता है, लगातार 7 दिन आप परेशान नहीं रह सकते। चंद्रमा जैसे ही यहाँ पर आएगा, जैसे अगर मेष लगन की मैं बात करता हूं, अगर चंद्रमा यहाँ 6 नंबर में आ गया तो समझ लीजिए कि वाट लगाने वाला है। अब यहाँ पर आपकी एसिडिटी बढ़ा देगा। जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल, नॉट एग्जैक्ट, जनरल प्रेडिक्शन की। एग्जैक्ट तो कस्टमाइज में दूंगा ही दूंगा। 6वें घर में गया तो परेशान करेगा, 8वें घर में गया तो परेशान करेगा, 12वें घर में गया तो परेशान करेगा। अगर मैं यहाँ पे तुला लगन बना देता हूं तो इसका मतलब है जहां 12 नंबर लिखा है, यहाँ पे जैसे ही चंद्रमा आएगा आपको टेंशन देना शुरू कर देगा। और चंद्रमा आपने अभी एनिमेशन में भी देखा कि पूरा ऐसे करके घूमता रहता है चंद्रमा, और जब ये घूमते घूमते यहाँ पर आया तो परेशान करना शुरू, फिर यहाँ पर थोड़ा ठीक कर देगा, फिर परेशान करेगा। फिर ये जनरल प्रेडिक्शन है, इसको एग्जैक्ट 100% नहीं मान सकते। कई बार विपरीत राजयोग बन जाता है, कई बार आपकी दशा अंतरदशा अच्छी हो जाती है, प्रभाव नहीं दे पाता है। इसलिए कस्टमाइज राशिफल का जो मैंने कॉन्सेप्ट लाया है मार्केट में, इसीलिए लाया हूं। फिलहाल चंद्रमा की बात हम लोग कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं किसी को भी दिक्कत होती है, इसका मतलब उसका चंद्रमा क्या है, परेशान है। अगर आपको कुंडली सामने वाले का नहीं पता है, अगर आपको सामने वाले की कुंडली नहीं पता है, तो भी आप उसकी एक्टिविटी को देखिए, आप बता सकते हैं, एक्टिविटी देख के बता सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है, चंद्रमा खराब है उसका। किसी की अगर चंद्रमा खराब है तो निश्चित रूप से माता पर भी प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा डायरेक्ट माता को बताती है। लेकिन 100% आप नहीं कह सकते, क्योंकि माता का स्थान 4था होता है कुंडली का, 4th हाउस होता है, और चंद्रमा एक प्लेनेट है। अगर 4th हाउस भी परेशान और चंद्रमा भी परेशान तो वाट लग जाएगी।
तब तो स्लीपिंग पिल्स खा के सोना पड़ेगा और साइकाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, इसमें आप शक ही नहीं है इसमें कहीं पर भी एस्ट्रोलॉजी में। सूर्य को स्ट्रांग होना चाहिए, चंद्रमा को स्ट्रांग होना चाहिए, सूर्य चंद्रमा लेकिन चंद्रमा का सर, चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है जब भी चतुर्थ में आता है, षष्ठ में आता है, अष्टम में आता है, बहुत ज्यादा दिन खराब जाता है, बहुत मानसिक तनाव बहुत होता है। हाँ, 12वें में जाता है। आप अपने कुंडली को, मतलब जो चीजें हैं कुंडली को ध्यान दीजिए, और ये अच्छी बात है आप लोग अपनी कुंडली को रिसर्च किया कीजिए कि आज चंद्रमा यहाँ था तो क्या हुआ। और जो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ आजकल, मैं डेप्थ एनालिसिस, 1-1 घंटे का मेरा वीडियो चला जाता है, मैं वीडियो पूरा पोस्ट करके उस पे ऐसे ही एक्सेल पे समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा, जिनको समझना है वो लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं, मंगल की बात करते हैं, टॉपिक को चेंज ना किया जाए, मंगल पे आते हैं। चलिए, मंगल के बारे में सबसे पहला चीज, मंगल क्या चीज है? तो मंगल हमारे अंदर की क्या है? कॉन्फिडेंस है। आप लोग देखते हैं कई लोग इस तरीके से बात करते हैं, अगर आपने लाइफ में देखा होगा, कुछ लोगों के अंदर बात करने में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, ऐसे बात करेंगे। चंद्रमा अगर तृतीय घर में है तो पराक्रम अच्छा होगा, एक इस तरीके का बोलना हुआ। और मैं अगर बोलूंगा, देखिए कॉन्फिडेंटली बोलूंगा, 3rd हाउस में अगर चंद्रमा चला गया तो क्या है? पराक्रम। ये कॉन्फिडेंस बताता है मंगल स्ट्रांग होने के कारण। आपका मंगल स्ट्रांग है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा रहेगा। आपका मंगल स्ट्रांग है तो आपके भाई बहनों की संख्या ज्यादा होगी, इवन भाई की संख्या ज्यादा होगी। अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आपका पित्त ज्यादा होगा, मंगल ये पित्त का कारक होता है। अगर मंगल आपका स्ट्रांग है तो आपका ब्लड बड़ी एनर्जेटिक होगा, ब्लड में इन्फेक्शन जल्दी नहीं हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन जल्दी नहीं हो सकता है आपका। इसके अलावा अगर आपका मंगल, क्योंकि मंगल सेनापति माना जाता है, उसको बस एक कमांड की जरूरत होता है, गुस्से से भरा हुआ प्लेनेट होता है, और मंगल जी इतना गुस्से वाला प्लेनेट है, इसीलिए मांगलिक दोष की बात की जाती है। जिसके लगन में यहाँ पर मांगलिक दोष उत्पन्न होता है, लगन में ही मंगल बैठ जाए तो ऐसा इंसान से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए ऐसा। और गले में अगर मंगल बैठ गया किसी के तो समझ लीजिए गले में फिर ऐसी ऐसी बातें वो बोल देगा कि जैसे लोग तलवारों से मारते हैं वैसे इतना तेज बोलेगा कि आपको लगेगा बातों से मार रहा है। कई बार मारने के लिए अस्त्र की जरूरत नहीं होती है, मुंह भी काफी होते हैं, ठीक है। विरोधियों को मारने के लिए मुंह भी काफी होते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। एनीवे, मंगल के लिए ये सारी चीजें चेक की जाती है, ठीक है। मंगल किस ग्रह में, किस बॉक्स में अच्छा होता है? अब कोई ग्रह अच्छा है या खराब है वो आज की क्लास में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं लिमिटेशन, लेकिन पढ़ाऊंगा, मेरा कमिटमेंट है, पढ़ाऊंगा। ओके सॉरी। इतना आसान तो है नहीं कि हम 3 दिन में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और 1 घंटा ऊपर हो गया है, लेकिन मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मंगल, जैसे सूर्य किस दिशा को बताता है, सूर्य किस डायरेक्शन को बताता है? पूर्व डायरेक्शन को। मंगल किस डायरेक्शन को बताता है? साउथ डायरेक्शन को, दक्षिण को, दक्षिण डायरेक्शन को बता। जैसे मैं बताता हूं ना कि दक्षिण डायरेक्शन में और नॉर्थ ईस्ट में परेशानी आएंगी, भूकंप आएगी, तो डायरेक्शन को मैं लॉजिकली चेक करके बताता हूं। कई लोग तो कमेंट करने वाले बोल देते न्यूज में देखकर बता दिया या ऐसा। मैं अब बोलने दीजिए लोगों को, मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ। मैंने कैलकुलेशन किया, डायरेक्शन बताया और उसके हिसाब से निकला, प्रेडिक्शन सही है। लोग क्या कहते हैं उससे मुझे नहीं मतलब है, मेरा नॉलेज कोई चुरा नहीं सकता, ये इस चीज में मैं सेटिस्फाइड हूँ। एनीवे, अब मैं यहाँ पर डायरेक्शन की बात करता हूँ। चंद्रमा का डायरेक्शन कोई बताएगा? चंद्रमा किस डायरेक्शन को बताता है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में चंद्रमा बताता है। ये सब डायरेक्शन भी याद रखिएगा। ये तो मंगल का प्रभाव हो गया। मंगल के बाद हम आते हैं बुध का। बुध बहुत बढ़िया प्लेनेट है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत तगड़ा कराता है। कई लोग, जितने भी न्यूज एंकर को आपने देखा है, जितने भी न्यूज एंकर देखते हैं कितना बढ़िया बोलते हैं, ठीक है। एक न्यूज एंकर हमारे यहाँ से भी हैं, गोरखपुर से चित्रा त्रिपाठी हैं, इस एबीपी न्यूज पर आती हैं और इत्तेफाक से पास में ही रहती है यहाँ पे। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, एबीपी पे आती है चित्रा जी, देखा है? पहले आज तक में, अब आज तक पे आ जाती, पहले एबीपी पे थी। इवन उनकी जो छोटी बहन थी, मैं वो मेरे से पढ़ चुकी हैं,
तो मुझे पता है पूरा। कम्युनिकेशन पावर, जितने भी न्यूज एंकर होते हैं उनके बड़ी अच्छे होते हैं। जो जर्नलिज्म में जितने लोग भी जुड़े हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल सुपर होता है, सुपर होता है, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से बोलते हैं। जो अच्छे वक्ता होते हैं, जो बोलने में अच्छे होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं, उनके लिए बुद्ध का बहुत अच्छा है। और कई लोग देखिए बोलने में हकलाते हैं, कई लोग बोलते समय जो होता है, कई बच्चे ऑटिज्म के शिकार हो जा रहे हैं आजकल, बचपन से ही बोलते ही बड़ी लेट में है। कई लोग जो होते हैं वो बोलने में उनके अंदर तोतलापन आ जाता है, कई लोगों के मुंह फंस जाते हैं, उनका बुद्ध समझ लीजिएगा कि खराब है तुरंत। ठीक है, बुद्ध बोलने का कारक भी होता है, सेकंड हाउस का कारक भी बुद्ध होता है। ठीक है, इसके बाद बुद्ध जो होता है कम्युनिकेशन के लिए जाना था। बुद्ध जो होता है नर्वस सिस्टम के लिए जाना जाता है। किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया, यानी बुद्ध के कारण हो रहा है, न्यूरो से प्रॉब्लम। जितने भी न्यूरो के प्रॉब्लम होते हैं, जितने लोग न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं, मेरे पास तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी मेरे क्लाइंट हैं, जो मानते हैं इस चीज को, एस्ट्रोलॉजी को, और वो पूछा करते हैं कि पर्टिकुलर कोई केस अगर हो जाता है तब भी वो आकर, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए, मैं आईटी और मेडिकल दोनों बैचेस को पढ़ाता था, तो बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर बने हुए हैं। तो आज भी कॉल करके कभी कोई केस नहीं सॉल्व होता है तो वो कहते हैं सर थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से मदद कर दीजिए, तो मैं उससे भी कोशिश करता हूँ, मुझे खुशी होती है उस समय मदद करने के लिए उन लोगों को। अब बात करते हैं यहाँ पर, बुद्ध कम्युनिकेशन का कारक है, बुद्ध क्या करता है, जर्नलिज्म का कारक है। बुद्ध, अगर बुद्ध आपका अच्छा है तो चार्टेड अकाउंटेंट आपको बना सकता है, लेकिन बुद्ध आदित्य योग बना हो तो। ठीक है, और कुंडली भी आपकी बहुत, मतलब मेजर कौन सा है नहीं है, ये सब चीजें डिपेंड करती है। बुद्ध समझ में आ गया सभी को? बुद्ध समझ में आ गया? अच्छा, बुद्ध जो होता है पित्त, कफ और वात तीनों का मालिक है। पित्त भी होता है, कफ भी होता है, वात भी होता है, तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल बुद्ध होता है। ठीक है, सूर्य किस समय निकलता है? सूर्य पूछा जाए स्ट्रांग सबसे कब होता है? दिन में 12 बजे जी। 12 बजते ही सूर्य एकदम पावरफुल पोजीशन पर होता है, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है ना। जी जी जी। तो सूर्य दिन बली होता है, मतलब दिन बली। कई प्लेनेट रात्रि बली होते हैं। रात में कौन कौन से प्लेनेट खतरनाक होते हैं याद रखिएगा। मंगल खतरनाक होता है रात में, शनि खतरनाक होता है, राहु खतरनाक होता है, ये सब रात्रि बली होते हैं। ठीक है, बृहस्पति दिन बली होता है, चंद्रमा भी रात्रि बली होता है। रात में चंद्रमा की देखिए रोशनी तेज हो जाती है, बलवान हो जाता है, और दिन में तो दिखाई नहीं देता, गायब हो जाता है। ठीक है, तो उस तरीके की चीजें हैं। अब रात्रि, एक बुध ऐसा प्लेनेट है जो रात और दिन दोनों में बलवान बराबर बराबर होता है, इसको भी नोट कर। बुध रात और दिन दोनों समय पावरफुल रहता है, पूरे 24 घंटे पावरफुल रहता है। लॉजिकली इस चीज को आप लोग नोट करते रहिएगा। बुध के बाद हम किस ग्रह की बात कर रहे हैं? बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति देवता ज्ञान के कारक हैं। अच्छा, याद रखिएगा, अकेला बृहस्पति अच्छा हो तो ऐसे मान लीजिए जैसे आजकल हमारे देश में पॉलिटिकल पोजीशन चल रही है। ठीक है, आप समझिएगा, जो पॉलिटिकल जैसे वो चल रही है हमारे देश में, पॉलिटिकल स्थिति जो चल रही है, माननीय मोदी जी, उसमें से आप लोग में से कई लोग उनको मानते होंगे, कई लोग नहीं मानते होंगे, वो टॉपिक मेरा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मेरा पर्सनल व्यू अपना है, मेरा पर्सनल व्यू अपना है कि वो ऑनेस्ट है। मेरा पर्सनल व्यू, आपका पर्सनल व्यू अलग हो सकता है, उस पर मैं डिबेट नहीं करूंगा। फिलहाल मैं क्या चीज यहाँ पर बात करना चाहता हूं कि अकेले एक ग्रह स्ट्रांग हो जाए, जैसे मोदी जी स्ट्रांग है और बाकी देखिए सारी विपक्षी पार्टी एक साथ हो जाती है सारी, और मोदी जी अकेले पड़ जाते हैं। तो यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं, ये सेकंड हाउस है जहां पे 8 नंबर लिखा है सेकंड हाउस, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा जो लोग नोट बना रहे हैं। सेकंड हाउस, इसके बाद 5th हाउस, इसके बाद 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। ये 5 घर के कारक होते हैं, ये 5 घर के कारक माने जाते हैं, ये कारक होते हैं, ये कारक होते हैं। कारक चीज अलग होता है, कारक
मालिक नहीं होते, इन 5 घर के मालिक नहीं होते, इस 5 घर के कारक होते हैं। कारक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर जिसके अंदर है वो कारक है। अगर 5-5 घर को एक ही आदमी संभाल रहा है और बाकी सभी को एक एक घर मिला हुआ है। सूर्य किस घर का कारक होता है? सूर्य जो होता है फर्स्ट हाउस का केवल कारक होता है। लग्न का केवल फर्स्ट हाउस का कारक होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, कारक किस हाउस का कारक है, इसको नोट करते हुए चलिएगा। और यहां पर कारक आपको समझना पड़ेगा, विदाउट कारक समझे कारक का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक ऐसा मिनिस्टर, जैसे रेल दुर्घटना हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? रेल मंत्री, रेलवे मिनिस्टर। तो रेलवे मिनिस्टर की होती है। उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कारक हो गया। कौन कारक है? कारक की बात मैं कर रहा हूं। सूर्य राजा होता है लेकिन फर्स्ट हाउस का कारक होता है। सूर्य राजा है लेकिन फर्स्ट हाउस का कारक है। चंद्रमा 4th हाउस का कारक होता है। मरकरी जो होता है 2nd हाउस का कारक है। सेकंड। मंगल 3rd के साथ साथ 6th हाउस का ऑब्लिक नहीं रहेगा, 3rd और 6th हाउस दोनों का कारक होता है। जुपिटर जो है अकेले 2nd, 5th, 9th, 10th, 11th सभी के कारक होते हैं। शुक्र ग्रह जो होता है 4th हाउस का कारक होता है, 7th हाउस का कारक होता है, 7th हाउस का कारक होता है। 4th और 7th दोनों। 4th में दिशा बली होता है, कारक नहीं होता, कारक 7th का होता है। इसके अलावा दिशा बली उली सब अलग चीजें होती, किस हर डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स होता है। शनि की बात किया जाए तो शनि जो होता है वो 8th हाउस का कारक होता है। 8th हाउस। राहु और केतु ये कारक में नहीं माने जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये सीडो प्लेनेट है, तो कारक में केवल यही है। तो बृहस्पति को देखिए 5 घर का कारक माना गया है। 5 घरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, यानी एक ऐसा मिनिस्टर जो 5 डिपार्टमेंट को अकेले संभाल रहा है। अगर बृहस्पति आपका कमजोर हो गया कुंडली में तो आपका 5 डिपार्टमेंट तो चला गया। अगर बृहस्पति कमजोर है तो आपका 5 डिपार्टमेंट तो चला गया ना, वाट लग गई 5 डिपार्टमेंट की। और वो भी 5 डिपार्टमेंट क्या है? दूसरा घर क्या होता है? धन का होता है। 5वां घर शिक्षा का होता है, प्रेम प्रसंग का होता है। रफली बता रहा हूं, अभी लिखवाऊंगा। इसके अलावा 9वां घर भाग्य का, पिता का, 10वां घर कार्य व्यवसाय नौकरी का, एकादश लाभ का। जितने इंपॉर्टेंट घर थे सबको लेकर वॉट लगा दिया। अगर आपका बृहस्पति वीक है, अगर आपका बृहस्पति खराब है तो, या खराब है यानी कारक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब कर दिया, तो अकेला एक ग्रह खराब हो गया तो पूरा वॉट लगा सकता है। यहाँ पर एक ग्रह अगर खराब हो गया, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बृहस्पति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सूर्य चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बृहस्पति के हाथ में होता है, याद रखिएगा। बृहस्पति मोटापा को बताता है। मोटापा का आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन में मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन मोटापा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बृहस्पति होता है। जब आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थान पे होता है, शुभ होता है, तो आप मोटे होने लगते हैं। और ये कई चीज पे भी डिपेंड करता है। पता चला आपका लगन ही अग्नि तत्व है, मान लीजिए सिंह लगन है तो दुबले पतले हैं, आपका लग्नेश भी स्ट्रांग है तो दुबले पतले होंगे, लग्नेश का कारक भी स्ट्रांग है तो भी आप दुबले पतले रहेंगे। उसमें बृहस्पति का शुभ और अशुभ हम देख के नहीं बता सकते, इसलिए कई बार बॉडी को देख के हम नहीं जज कर पाते देखकर। इसलिए जब पर्सनली जब मैं मिलता हूँ आप सब लोग से अलग अलग शहरों में, तो मैं 1-1 घंटे बैठ के आपसे पूरी लाइफ के बारे में सुनता हूँ, क्या क्या हुआ था उसको बताते जाता हूँ, मैच कराता जाता हूँ, बताता हूँ, मैच करते जाता हूँ, उसके बाद मैं एनालिसिस करता हूँ। जल्दीबाजी किसी चीज की नहीं रहती है। और ट्रैवलिंग इसलिए करना रहता है क्योंकि मेरी जिद है कि मुझे आगे जाना है, इसलिए मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ। मुझे ये पता नहीं कि बुकिंग हो कि नहीं होगी, बट मैं ट्रैवल करता हूँ वहां पे। और इट इज अ वेरी, आप समझिए कितना टफ होता है, क्योंकि मैं फुल टाइम हूँ, पार्ट टाइम तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि कर रहे हैं, लेकिन मेरा वो टॉपिक नहीं है कहने का। बृहस्पति अगर स्ट्रांग है तो आदमी के अंदर मोटापा आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है? ये बृहस्पति के शुभ होने से होता है, लेकिन 100% आप नहीं जज कर सकते। बृहस्पति कफ को बनाता है, कफ बहुत ज्यादा हो जाए कफ को बताता है, और इवन वात का भी कारक हो जाता है। कफ और वात दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, ज्ञान के बारे में हर चीज बताता है। और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है वैसा नेचर करने लगेगा। बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई चंद्रमा पर, बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई
यानी लॉजिक निकाला गया, ज्ञान जो है आपके मन को देख रहा है, यानी आप दिल से क्या रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे, आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन जाएगा, लेकिन केंद्र में होना चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट देख रहा है तो वैसे भी केंद्र में होने, केंद्र की बात अलग है, एक दूसरे को एक्सपेक्ट करे तो भी आप ये मान के चलिए कि आपका ज्ञान बढ़ेगा, निश्चित रूप से ज्ञानी आप होंगे, क्योंकि चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा मन है और उस पे बृहस्पति देवता की दृष्टि पड़ रही है, यानी मन पर बृहस्पति ज्ञान का संचार हो रहा है। ऐसे लोग ही एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, याद रखिएगा, ऐसे लोग ही एस्ट्रोलॉजर जनरली बनते हैं अच्छे लेवल पे। अगर आप देखिएगा उनकी कुंडली में गज केसरी योग बनता ही बनता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी कुंडली में नहीं है तो आप नहीं बन सकते हैं, ये नहीं मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और बहुत सारी चीजें कर्म पे भी होती है आधारित, लेकिन ग्रह के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर गज केसरी योग बनाते हैं, जो कि अच्छा योग है। बृहस्पति मोटापे के लिए, बृहस्पति ज्ञान के लिए, बृहस्पति जो है इसके लिए पित्त और पित्त को छोड़कर कफ और वात के लिए होता है, और बृहस्पति जो होता है आकाश तत्व होता है, आकाश तत्व, अग्नि तत्व होते हैं, इस तरह ये आकाश तत्व केवल एक ही है, आकाश तत्व केवल एक है, वो बृहस्पति देवता है। इसके अलावा बृहस्पति देवता नॉर्थ ईस्ट को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, किसको करते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है उसी में हम लोग मानते हैं कि भगवान वास करते हैं। मंदिरों का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है, पता है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉर्थ ईस्ट जो है भगवान का डायरेक्शन है, तो भगवान के डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट माना चाहिए, और जिनके घर में प्रॉब्लम होती है वो लोग अपना नॉर्थ ईस्ट थोड़ा साफ करके रखा कीजिए, क्योंकि बृहस्पति अगर वाट लगा दिया तो पूरी लाइव वाट लगा देगा, याद रखिएगा। अपने घर का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन हमेशा साफ रखना चाहिए, वास्तु आती हो चाहे नहीं आती हो, लेकिन एक छोटी सी बात तो जरूर आना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट एकदम साफ करके रखिए। ये बृहस्पति का काम हो गया। इसके बाद बृहस्पति के बाद शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ऐशो आराम के लिए जाना जाता है। अच्छा, कौन सा ग्रह मेल है फीमेल है, इसको भी नोट कर लीजिए। सूर्य मेल है, राजा है, और चंद्रमा क्या है, फीमेल है, फीमेल। बुध नपुंसक माना जाता है, नपुंसक की संज्ञा दी गई है, नपुंसक है, बुध नपुंसक की संज्ञा दी गई है। शनि को भी नपुंसक माना जाता है, दोनों ग्रह नपुंसक की संज्ञा दी गई है। शुक्र स्त्री ग्रह है जी, बृहस्पति पुरुष ग्रह है, और मंगल भी क्या है, पुरुष ग्रह है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। शुक्र ऐशो आराम के लिए जाना जाता है। कई लोग देखिएगा, आप लोगों में से कई लोग BMW से नीचे चलेंगे ही नहीं, कई लोग जो होता है रिक्शे से भी चल लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कई लोग होगा साइकिल से भी चल लेंगे, कई लोग जो होता है लग्जरियस लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं, मतलब घर भी होगा तो बड़ी मस्त होगा, एकदम राजमहल के तरीके से होगा, जैसे होटल में लग्जरियस होते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल, ऐसा घर बना कर रखते हैं, उनका शुक्र बड़ी अच्छा होता है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। जैसे आपने पीछे कहा था कि जो वीनस है शुक्र वो 7th हाउस के कारक है, तो मुझे ऐसा पढ़ने में भी आया कि 12th हाउस के भी कारक रहते हैं शुक्र, क्योंकि जो आदमी अपने ऐशो आराम पे खर्च करता है 12th हाउस पे, जो पैसा ज्यादा खर्च करता है, तो वो यानी कि बहुत ऐशो आराम या आदमी रहता है, पैसा उसके पास ज्यादा रहता है, तो इसके हिसाब से 12th हाउस का भी कारक शुक्र है, ये सच है या नहीं, ये जानना नहीं, शुक्र 12वें घर का कारक नहीं होता है, ठीक है, मैं नहीं मानता इसको, कहीं लिखा हो ना लिखा हो मैं नहीं मानता, मैं 7वें घर का मानता हूँ। रीजन है 7वें घर से हम लोग शादी विवाह को देखते हैं, राइट, और 12वें घर से हम लोग जेल यात्रा को देखते हैं, अस्पतालों के खर्च को देखते हैं, और विदेश को देखते हैं। तो क्या विदेश, हाउस 12th house is the house of losses. Yes, all type of losses are checked by jail house. जेल ओवर, इसीलिए आपने पहले बताया ना 6, 8 and 12, राइट, जो है ना ये सारी चीजें, 6 होता है एनिमी का, 8 होता है डेथ का, और ये होता है लॉसेस का, 12 जो होता है लॉसेस। जितेंद्र जी क्लियर हो गया आपको अपनी बात? हाँ जी, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये गलत लिखा है, अगर कहीं लिखा है तो ये गलत लिखा है, क्योंकि ये सही नहीं है। 7वां घर क्या होता है? 7वां घर जो होता है आपके लाइफ में, अब मैं एकदम खुल के बात करूंगा, 7वां घर जो होता है सेक्स का भी होता है।
इसमें सातवां घर जो होता है वो सेक्स के लिए भी जाना जाता है, सातवां घर जो होता है वो प्रेम संबंधों के लिए भी जाना जाता है, पांचवा प्रेम संबंध होता है, सातवां घर जो होता है वैवाहिक जीवन के लिए भी होता है, सातवां घर जो होता है वो लग्जरियस के लिए भी होता है, पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो। सातवां घर अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हो सकता है कभी भी। सही बात। सातवां घर जो है अगर अच्छा नहीं है तो आप मतलब आप खराब कपड़े पहन के भी कहीं निकल लेंगे, अपने लाइफ में लग्जरियस नहीं। कई लोग होते हैं, आप देखिएगा एक ऐसा टाइम आता है बड़ी लग्जरियस हो जाते हैं, खाएंगे भी तो एकदम उनका ऑर्डर बड़ी, उनका लेवल अलग हो जाता है। जिनका शुक्र स्ट्रांग हो गया उनका लेवल बड़ी अलग चला जाता है, और जिसका बृहस्पति स्ट्रांग है उनका लेवल नहीं। बृहस्पति स्ट्रांग है तो वो कपड़ा फटा भी पहनेगा लेकिन ज्ञान के बारे में हमेशा सोचेगा, जी जी जी, पढ़ाई करेगा। लेकिन बृहस्पति भी स्ट्रांग है, शुक्र भी है, तो ज्ञानी भी होगा जी, और लग्जरियस लाइफ को भी करेगा। और जिसका शुक्र ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो प्रेम प्रसंग में बहुत फंसा रहेगा दिन भर, इंटरटेनमेंट करता है, चाहे वो मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए हो। याद रखिएगा, अगर चंद्रमा और शुक्र दोनों ही अगर स्ट्रांग हो गया तो मेल वाले फीमेल पर बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे। याद रखिएगा, मेल वाले जो होते हैं फीमेल पर ज्यादा, उनकी पूरी लाइफ में कहा जाए तो फीमेल्स ही फीमेल्स चारों तरफ रहती है। ऑफिस स्टाफ में जाइएगा तो आपको शायद ऐसा अवसर मिलेगा कि आप अकेले या बाकी स्टाफ लड़कियां हैं। क्या 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 सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर शुक्र आपका बहुत स्ट्रांग है और चंद्रमा भी बहुत स्ट्रांग है, दोनों स्त्री ग्रह स्ट्रांग है, तो आपके आसपास स्त्रियां ही ज्यादा मिलेंगी। कई बार क्या होता है, ऑफिस में आप भी चेक कीजिएगा, जहां आप काम करते हैं वहां पर स्त्रियां ज्यादा होती हैं या स्त्रियां कम होंगी। दो ही लॉजिक हो सकता है, बराबर होने की कंडीशन को छोड़ दिया जाए। तो अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से स्त्रियों का प्रभाव ज्यादा रहेगा आपके ऊपर, मेल के लिए मैं बता रहा हूं। और चंद्रमा भी है तो दिन भर जो है स्त्रियों में ही बिजी आदमी ज्यादा हो पाता है। सातवें घर से रिलेटेड बात कर रहा था। शुक्र ऐशो आराम के लिए, लग्जरीज के लिए, हर टाइप के डिजायर लाइफ को जीने के लिए शुक्र चाहिए। शुक्र नहीं है तो लाइफ आप नहीं जी सकते हैं, और बृहस्पति नहीं है तो ज्ञान नहीं मिल सकता है, सूर्य नहीं है तो आपके अंदर हिम्मत नहीं हो सकता, ताकत नहीं हो सकता है, इम्यूनिटी नहीं हो सकती है, मंगल नहीं होगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा। ये सब अलग अलग चीजें हैं, और इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन अलग अलग अभी हम लेंगे सारे ग्रहों के बारे में। आप शनि के बारे में जरा समझते हैं। शनि ग्रह, शनि से डरते लोग बहुत ज्यादा है। शनि से डरते सब लोग हैं ना जी? हाँ, लगभग। क्यों डरते हैं सभी? दिनेश सिंह जी क्यों डरते हैं? न्याय के देवता जस्टिस देता है, एफर्ट जितना आप करिएगा उसका तौल करके वो देगा। बनिया है, जैसे कि आप जाइएगा 4 रुपये का खरीदने के लिए तो 4 ही रुपये का वो तौल करके देगा। वो जितना एफर्ट्स बहुत कराता है, स्लो ग्रह है, स्लो मूवमेंट है इसका। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये तो सब किताबों का लैंग्वेज या किसी ने सिखाया और समझ में आता है। मैं लॉजिक की बात करता हूँ, आइए लॉजिक की बात करता हूँ। अभी हम उस एनिमेशन को देखे थे ना जो स्टार्टिंग वाला था, उसी एनिमेशन को थोड़ा इमेज बनाइए। चंद्रमा बहुत फास्ट भाग रहा था, बाकी ग्रह अपने स्पीड से भाग रहे थे, और शनि की बात किया जाए तो शनि 2.5 साल में 30 डिग्री क्रॉस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब एक ही जगह शनि ज्यादा टाइम तक रहेगा, और कोई भी चीज एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाए तो हालत खराब कर देगा। अति सर्वत्र वर्जते लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी क्लास आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं मजा आएगा, 2 घंटे पढ़ रहे हैं मजा है, लेकिन आज मैं कह दूं 12 घंटे पढ़ाऊंगा मजा नहीं आएगा, थक जाइएगा। बहुत मजा आएगा, सर्वत्र वर्जते हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज, ठीक है, और उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे इंटरेस्ट पढ़ाया जा रहा है, या आपको जबरदस्ती बैठा के पढ़ाया जा रहा है, वो अलग बात है। जैसे कभी कभी क्लास में भी जितेंद्र जी जान रहे होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट आपको मिलते होंगे जो जिनको टीचर जो है, जिनको पढ़ाने नहीं आता, वो जबरदस्ती टॉर्चर करते हैं बच्चों को। कई बार आप लोग के साथ भी जब आप छोटे थे पढ़ते रहे होंगे तो ऐसे टीचर मिल जाते थे, उनकी क्लास से मन करता था भाग जाए। मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो इंटरेस्ट ही नहीं आता था। और कई टीचर इतना अच्छा पढ़ाते थे कि यार उनकी फैन हो जाते थे उनकी क्लास अटेंड करने के लिए, तो कुछ भी, तो वो सारी चीजें हो जाती थी। तो एनीवे, हम शनि की बात कर रहे हैं। शनि एक ही जगह पे रुका रहता है ज्यादा टाइम। जब कोई एक ही ग्रह पे ज्यादा टाइम पे रुकेगा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा। उसके ऊपर हमारा प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे
ज्यादा पड़ेगा, ये तो क्लियर है। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग मतलब ये फार्मूला तो पढ़े होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं, इज इक्वल टू MC स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। हाँ जी, ये आइंस्टीन का मास और कन्वर्जन होता है इज इक्वल टू MC स्क्वायर। और हर एक्सप्लोजन, हाँ, और ये भी आप लोगों को पता है कि जो आजकल जो पार्टिकल है वो एक्चुअली में वेव हो गया है, और वेव है तो उसके पास सिग्नल होगा, सिग्नल होगा तो हम टेलीकॉम करते हैं, कम्युनिकेशन बात भी कर रहे हैं, हम इंटरनेट से भी जुड़े हुए हैं। हर चीज जो पहले पार्टिकल था वो एक्चुअली में वेव है, फिर सिग्नल है, टेलीकॉम है, इंटरनेट है, कम्युनिकेशन कहा जाए तो पार्टिकल तो पहले था, लेकिन अब वो वेव हो गया है। तो वेव है तो उसका वेवलेंथ भी तो होगा, बिल्कुल वेव है तो उसका एक वेवलेंथ भी होगा। अब वेवलेंथ क्या होता है ये सब चीज अब मैं नहीं सिखाने वाला, अभी छोटी छोटी चीजें हैं। और आप लोग, वेवलेंथ का मतलब हो गया कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में बताया, चंद्रमा जो होता है एक पर्टिकुलर तिथि में बहुत ज्यादा ज्वार भाटा ले आ देता है, और जब अमावस्या आता है तो उस समय पीछे चला जाता है, राइजिंग मून में बढ़ता है, और जब वो वैनिंग मोड में होता है तो वैक्स और वैन दो टाइप की चीजें होती हैं। तो क्रिसेंट या गिबस जो भी होता है वो उस तरीके का जो मून का मोशन होता है वो आपका बढ़ता है या घटता है, उससे चंद्रमा भी बढ़ता है या घटता है समुद्र में, ये तो हम लोग को पता है ये सारी चीजें, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है, इवन नासा ने रिसर्च करके लिखा भी है कि ये सब चीज सही है, ठीक है। एनीवे, अब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो भी ग्रह है यहाँ पर, जैसे हम लोग ने बात किया कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वेव पार्टिकल है, तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल ज्यादा टाइम तक अगर हमारे पास रहेगा तो वो क्या करेगा, इफेक्ट ज्यादा देगा या कम देगा? ज्यादा देगा, ज्यादा देगा। चंद्रमा तुरंत आता है तुरंत निकल जाता है, इसलिए मन जो है तुरंत खराब हुआ तुरंत सही हो जाता है, मूड खराब हुआ फिर तुरंत सही हो जाता है, आदमी का वेरी कर जाता है, एक ही दिन में खराब फिर अगला दिन सही हो जाता है। शेयर मार्केट भी इसी तरह फ्लक्चुएट करता है, शेयर मार्केट भी ऐसे फ्लक्चुएट करके एकदम तुरंत गिर जाता है एक ही दिन में और तुरंत एकदम वेरी कर जाता है, पूरा चंद्रमा के मोशन पे चलता है। और जो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ वो तुक्का नहीं होता है, उसका भी एकदम मैंने रिसर्च किया हुआ किस तरीके से होता है, बट मेरे गुरु ने कहा है कि उससे कमाना मत कभी लाइफ में, नहीं तो ज्ञान खो बैठोगे, पता नहीं उससे। और मैं एक प्रेडिक्शन जो ईयरली देता हूँ उसी को अपडेट करता हूँ, अब ईयरली प्रेडिक्शन अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो जो मूवमेंट है चंद्रमा का मूवमेंट है। अब हम बात करते हैं शनि से, इसलिए हम लोग घबराते हैं। कहाँ गए दिनेश जी, आउट हो गए क्या? अच्छा दिनेश जी, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम क्यों घबराते हैं शनि से। शनि से इसलिए घबराते हैं क्योंकि शनि का प्रभाव काफी लंबा रहता है हम लोग के ऊपर, काफी लंबा रहता है, ठीक है। और काफी लंबा रहेगा तो अगर अच्छा प्रभाव है तो भी लंबा रहेगा, और अगर खराब प्रभाव है तो भी खराब है तो भी लंबा। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, ऑनेस्टली सभी से एक ही क्वेश्चन है, आज ये पेंडेमिक चल रहा है रिकवर, एक मतलब कल का डेटा था 3,70,000 रिकवर, किसी का अभी भी रीचा भाई जी कहाँ है? रीचा जी उनका आवाज आ रहा है, हाँ म्यूट कर लिया, ठीक है। मेरा खत्म नहीं। अच्छा अब हाँ मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि शनि का जो प्रभाव है वो ज्यादा हम लोग के ऊपर पड़ रहा है, तो अगर प्रभाव अच्छा है तो ज्यादा टाइम तक अच्छा रहेगा, खराब है तो वो ज्यादा। और हम लोग को पता है कि समाज में निगेटिविटी बड़ी जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी कम फैलती है। इवन कहा जाता है, एक बड़ी अच्छा कहावत है, आप लोग भी जानते होंगे, अच्छा बनने के लिए सालों साल मेहनत करना पड़ता है, लेकिन एक बुरी चीज जो होती है आपकी पूरी प्रतिष्ठा को खराब कर देती है। बिल्कुल होता है ना। मेरी इतनी प्रेडिक्शन सही हुई, लेकिन कुछ प्रेडिक्शन गलत हुई तो लोगों ने तो वाट लगा दी पूरी। सर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें आप पे उतना ही विश्वास है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे पता है, इसीलिए मैं हिम्मत रखता हूँ कि लोगों को टैकल करता हूँ। और मैं बहुत बड़ा लगता है। अच्छा इस विद्या को जो जानते हैं वही टैकल भी कर पाएंगे, मैं आपको बता दे रहा, जिसको जो तुक्का मारते हैं वो सामने नहीं आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, किसी के नॉलेज पे हो सकता है वो मेरे से भी ज्यादा नॉलेजफुल हो, लेकिन ये चीज गलत है, कमेंट ऑफ कर देना, ये चीज गलत है, आप बात नहीं कर रहे हैं। और
हमें भी चाहिए कि जब निगेटिविटी हो, गलत हो गया तो उस पर भी लोगों का 10 तरीके के नेचर है। गाली वाले भी लोग रहते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन वाले भी होते हैं, कुछ सट्टा लगाए हार गए उनका भी फ्रस्ट्रेशन है, तो अलग अलग है। वो चलिए हम उस चीज को अलग जगह पर रख देते हैं। तो निगेटिविटी का प्रभाव क्या होता है? जल्दी फैलता है, और पॉजिटिविटी का प्रभाव थोड़ा लेट, बहुत लेट में। लेट। तो शनि का निगेटिव हो गया किसी का, शनि निगेटिव प्रभाव दे दिया, तब तो पूरे हल्ला करने लगेंगे सभी लोग हल्ला करने लगेंगे। ठीक है, तो दीपक कपाड़िया जी बोल रहे हैं कि मोबाइल उनका खत्म हो रहा है। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी, सभी लोगों को मैं ग्रुप ब्रॉडकास्ट में इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। वैसे यूट्यूब पे तो आप देख ही लीजिएगा। ठीक है, एनीवे अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि जो शनि है, नकारात्मक प्रभाव शनि का आया तो ज्यादा तेजी से फैलेगा, इसलिए शनि 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 हवा बना रखी है। शनि बहुत लोगों का तो अच्छा भी हो जाता है, शनि अच्छा रहता है तो लोगों को देखिए कहां से कहां तक पहुंचा देता है। शनि से डरते इसीलिए है क्योंकि डरा दिया जाता है, निगेटिव हमारे माइंड में जल्दी आता है, पॉजिटिव कम आता है, इसलिए डराते हैं। और शनि के लिए 2 पॉइंट, एक 7.5 और एक ढैया, पता है ना सभी को? एक बार मैं बता देता हूँ बाकी लोगों को, शनि की 7.5 ढैया खुद पता कीजिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, सपोज कीजिए, कितने नंबर में बैठा है? 7 नंबर में बैठा है। ये शेयर नहीं हो रहा शायद स्क्रीन, मैं करता हूँ। अगर आपका जो चंद्रमा है, जैसे मान लीजिए यहाँ 7 नंबर में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो जैसे ही शनि यहाँ पर आएंगे तो आपका 7.5 शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे 7.5 का पहला फेज शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आए तो 7.5 का सेकंड फेज, और यहाँ पर निकले तो 7.5 का थर्ड फेज निकल जाएगा। अब अगर चंद्रमा से चौथे घर में अगर शनि आ जाए, जैसे यहाँ पे शनि आ जाए, चंद्रमा से देखिए काउंट कीजिए 1, जिन लोगों को काउंटिंग नहीं आता है ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो चंद्रमा से क्या गया? चौथा, ढैया शुरू हो जाएगा। 7.5 मतलब चंद्रमा से 12 नंबर पे हो या दूसरे नंबर पे हो, तो चंद्रमा यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ पे अगर शनि आएगा तो 7.5, और अगर ढैया की बात किया जाए तो शनि से चंद्रमा से शनि चौथे पे हो और 8वें पर हो, यहाँ पर हो, इन दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा? ढैया चलेगा। आप अपनी कुंडली से चेक कर सकते हैं कि ढैया चल रहा है, 7.5 चल रहा है। इससे डरना नहीं है, ये केवल डराने वाली बात है, डरना नहीं है आप लोगों को इन सब चीजों से। कई बार 7.5 आपको अच्छा प्रभाव देती है, कई बार 7.5 खराब प्रभाव देती है, लेकिन हम लोग की मेंटलिटी है निगेटिव, हम लोग निगेटिव जल्दी सोचते हैं, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी निगेटिव सोचता जल्दी है, इसलिए हम लोग नकारात्मक प्रभाव को फैला देते हैं। यार 7.5 शुरू हो रहा है, पंडित लोग भी इसका फायदा उठा लेते हैं, भैया तू तो गया, तेरा कुछ नहीं होने वाला, ये पूजा करो, वो पाठ करो, ये करो, वो करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं, हर चीज का एक प्रॉपर वे होता है। एक ऑनेस्ट आदमी जब तक आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ऑनेस्ट पंडित हो जो मंत्र अच्छे तरीके से, आजकल तो पंडित लोग भी जो है सही पंडित मिलना, सही गाइड मिलना आज के डेट में, दैट इज अ वेरी बिग टास्क नाउ अ डे। एक सही चीज मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है आज के डेट में। फिलहाल हम बात करते हैं शनि की, बात करने के बाद हम राहु की बात कर रहे थे। राहु गुप्तचर होता है किसका? शनि का। शनि को होता है, वो जाकर चुगली लगा के चला आता है। राहु जहां पर बैठता है गंदा काम कराता है। धन में बैठ गया तो धन से संबंधित गंदगी हो जाएगी, खूब 2 नंबर का पैसा कमाएगा। इनकम में चला गया तो खूब 2 नंबर का पैसा कमाएगा, ठीक है। और गलती से 7वें घर में आ गया तो गलत कार्य करेगा। उसकी मैरिज लाइफ में 1 से ज्यादा मैरिज अफेयर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण उसका ब्रेकअप, उसका तलाक तक की भी कंडीशन होगा। सेपरेटिंग प्लेनेट माना जाता है, जहां बैठता है उससे सेपरेट कर देता है चीजों को। और केतु जो है जहां पर बैठता है उससे मोक्ष दे देता है। केतु जहां बैठेगा उससे मोक्ष दे देता है। लगन में बैठ गया हो तो बॉडी से ही मोक्ष दे देगा। धन में बैठ गया तो धन कभी नहीं टिकने वाला, धन से मोक्ष। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है, इतना आसान होता तो 1 घंटे में लोग एस्ट्रोलॉजी सीखकर एस्ट्रोलॉजर लगा लेते। इतना आसान नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं। लेकिन कुछ बेसिक चीज तो सीखना पड़ेगा, उसमें गलतियां होंगी फिर सुधारेंगे, गलतियां होंगी सुधारेंगे, तब जाकर एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो बेसिक चीज ये है कि केतु अगर द्वितीय घर में बैठा है तो धन को हानि करेगा, तृतीय घर में बैठा है तो छोटे भाई बहनों से नहीं बनेगा, चौथे घर में बैठा है तो माता पिता। तो एक बार हम हाउस का डिटेल जल्दी से यहाँ पे बना लेते हैं, टाइम भी ज्यादा हो रहा है।
तो हाउस का डिटेल बना लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए किस हाउस से क्या क्या चीजें हम चेक करते हैं। जनरली फर्स्ट हाउस से हम लोग क्या चीज चेक करते हैं, अपने बॉडी के बारे में चेक करते हैं। अब मैं लिखवाते चलता हूं, आप लोग लिखिए क्योंकि टाइम लॉस हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, लिखते चलिए। लगन से, लगन यानी पहला हाउस यानी लगन, लगन से क्या क्या चीज पता चलता है, आपके बारे में पता चलता है। सपोज कीजिए मैं मधुसूदन जी को के बारे में बताना चाहता हूं, तो मैं इनका लगन देखूंगा। सबसे पहले मैं किसी के बारे में प्रिडिक्शन करूंगा। कई लोग टेलीफोन से मेरे से बात करते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे पहले बोलता हूं आप शांत रहिए, पहले मुझे कुछ बोलने दीजिए। मैं आपके बारे में पहले कुछ चीजें अगर सही बता दूंगा तभी तो मैं आगे का बता पाऊंगा। अगर मैं पीछे ही नहीं सही बता रहा हूं तो आगे कैसे बता दूंगा। मैं सीधे आपको बोल दूं कि ये उपाय कर लो, ये अंगूठी पहन लो और खत्म कहानी, ऐसा नहीं है, ये डिसऑनेस्ट तरीका है। तो इसलिए मैं सामने वाले को पहले जज करता हूं। तो जज करने का क्या तरीका है, पहले लगन को देखिए, लगन आपका कहां पर बैठा है। लगन आप खुद होते हैं, आपकी खुद की बॉडी है लगन, आप है लगन, ठीक है। लगन मतलब एक नंबर या जो भी नंबर है वो लगन है। लगन से आप अपने बारे में बताते हैं, सबसे पहला चीज है। और लगन का कारक जो होता है वो सूर्य देव होते हैं, सूर्य देव उसके कारक होते हैं। सेकंड हाउस से धन को देखा जाता है, बॉडी को देखा जाता है, मुंह का पोर्शन, मुंह जो अभी आजकल मुंह में टेस्टिंग लोग कर देते हैं आरटीपीसीआर, मुंह का पोजीशन, धन का पोजीशन, इसके अलावा परिवार का पोजीशन, राइट आईज का पोजीशन, इन सभी चीजों को चेक किया जाता है। थर्ड हाउस से कितना मेहनत आप कर रहे हैं, पराक्रम, नेम फेम जिसको कहते हैं, नेम फेम थर्ड हाउस से चेक किया जाता है। थर्ड हाउस से आपके हिम्मत को चेक किया जाता है। कई लोग बड़ी डरपोक होते हैं, डोरेमोन की तरह। डोरेमोन तो सभी लोगों को पता चल गया होगा बच्चों के कारण। किससे डरता है डोरेमोन? चूहे से डर जाता है। तो इसका मतलब है जो पराक्रम है वो थर्ड हाउस से चेक किया जाता है। थर्ड हाउस से छोटे भाई बहनों को भी चेक किया जाता है। थर्ड हाउस से श्वास नली को भी चेक किया जाता है, श्वास नली, गले का पोर्शन, श्वास नली। फोर्थ हाउस से आपका चेस्ट, आपका लंग्स, कुछ स्टमक का कुछ पार्ट, स्टमक का अपर पार्ट वहां से चेक किया जाता है। फिफ्थ हाउस से संतान को चेक करते हैं, आपकी पढ़ाई को चेक किया जाता है, आपके प्रेम प्रसंग को चेक किया जाता है, आपके ब्रेन को चेक किया जाता है, माइंड कितना गर्म है, कितना अच्छा है, माइंड को चेक किया जाता है। स्टमक के नीचे वाला पार्ट ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा छठवां जो घर होता है उससे हम लोग रोग रिपुरीन, पूरा रोग देखते हैं, ऋण देखते हैं, शत्रु देखते हैं। रिलेशन वाला पार्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, मामा मामी, चाचा चाची, बहू बहू रानी, बहू रानी का बेटा, ये सब चीज हम बाद में बताएंगे, कल के क्लास में बताएंगे डेमो में, ठीक है। कल के डेमो क्लासेस में बताऊंगा कैसे कैसे रिलेशन को चेक किया जाता है। फिलहाल छठवें घर से रोग ऋण शत्रु को चेक किया जाता है। और हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन भी यही है, कोई चुनाव जीतेगा या नहीं जीतेगा वो छठवां घर वो बताता है, याद रखिएगा। अगर कुंडली गलत है तब तो फिर प्रेडिक्शन गलत जाएगा। छठवां घर जो है, अगर आपकी कुंडली सही है तो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन सामने बगल वाले का भी कुंडली देखना पड़ेगा जो आपके विरुद्ध लड़ रहा है। काफी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद भी प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मेहनत करते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत है तो सब कुछ। इट इज अ पार्ट एंड पर्सन, इट इज अ पार्ट एंड पर्सन। हाँ, पर्सनल के लिए तो सही है क्योंकि पर्सन तो बात करते ही है, पॉलिटिकल में चलता है आगे पीछे। अब हम बात करते हैं सातवां घर। सातवां घर सेक्स के लिए होता है, सातवां घर बिजनेस के लिए होता है। डेली बिजनेस मतलब कैसा, जिनका डेली का इनकम होता है, डेली वेजेस कह सकते हैं, दैनिक रोजगार। सातवें घर से दैनिक रोजगार को देखा जाता है। सातवें घर से हम लोग पति या पत्नी को देखते हैं, ठीक है। आठवां घर जो होता है दुर्घटना, आयु, मृत्यु, दुर्घटना, आयु, मृत्यु, हैवी पेंडेमिक। पेंडेमिक को आठवें घर से देखा जाता है। पेंडेमिक अगर आ रही है
आपको मेजर लॉस हुआ है तो भी 8वें घर से देखिएगा, मेजर लॉस 8वें घर से। किसी की कुंडली में 8वें घर में केतु बैठ जाए सत्यानाश कर देता है। बताऊंगा क्या क्या किस किस घर में क्या होता है, सब बताऊंगा। पूरा प्लान्ड है, मतलब मैं पूरा पढ़ाऊंगा, 3 साल में जाकर आप सीख पाइएगा एस्ट्रोलॉजी। मैं आपको बता दूं, पूरा 3 साल लगेगा तब आप सीख पाइएगा, और 1-2 दिन में नहीं। आजकल सब पैसा कमाने के लिए आप देखते होंगे फेसबुक पे डाल देते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखिए 999 रुपए में, लेक्चर रिकॉर्ड करके रख दिया, 25-30 लेक्चर आपने कर लिया, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। हाँ, किसी का भविष्य जरूर खराब कर सकते हैं। एनीवे, अब हम बात करते हैं अगले हाउस का, 9th हाउस का। लक का हाउस है, लक आपके पिता का हाउस है, आपके धर्म का हाउस है, छोटी मोटी यात्राओं का हाउस है। 10वां घर आपके ऑफिस प्लेस का, कार्य का, नौकरी का, व्यवसाय का, कार्य का, नौकरी का, व्यवसाय का, और साथ में एकादश स्थान जो हो गया इनकम का, हर टाइप की इनकम को एकादश से देखते हैं। बड़े भाई बहन या जिसको आप बड़ा मानते हैं उनको देखा जाता है, बड़े भाई बहन या बड़े भाई बहन तुल्य जो भी लोग हैं उनको देखा जाता है। मित्र, मित्र को तीसरे और 11वें दोनों से देखा जाता है। ओके, 12वें घर से सभी प्रकार के अस्पताल के खर्च, विदेश यात्रा, उसके बाद जेल यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, ये सब चीजें देखी जाती है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट थे जो आज मैंने कमिट किया था, वो पूरा कर दिया हूं। अब आप लोगों को अगर इसमें से कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए, उसके बाद मैं कल 8 बजे फिर आप लोगों से बात करूंगा। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला ना कि अगर जुपिटर स्ट्रांग हो तो इंसान को ओबेसिटी होती है, तो ये तो एक प्रॉब्लम है ना, मोटापा तो एक प्रॉब्लम है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि अगर वीनस अच्छा हो तो इंसान लग्जरी करता है, तो मेरा क्वेश्चन है कब तक लग्जरी करता है, किस एज तक, कोई एज लिमिट होगी किस एज तक वो लग्जरी करता है? अगर आपके जो दोनों क्वेश्चन है ना, जो मैं अभी पढ़ाया हूँ वो जनरल चीजें पढ़ाया हूँ, ठीक है, जनरल चीजें पढ़ाया। एग्जैक्टली आप पर असर करेगा या नहीं करेगा तो आपकी कुंडली में किस स्थान पर बैठा है, कितना बल लेकर बैठा है, सर्वाष्टक में कितनी रेखाएं उसको मिल रही हैं, विन्याष्टक में कितनी रेखाएं मिल रही हैं, कौन सी योगिनी दशा चल रही है, बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करके फिर मैं निकाल सकता। ठीक है, मोटापा एक बीमारी है, लेकिन अगर कोई मोटापा कहने का मतलब, यहां पर मोटापा कहने का मतलब हेल्दी रहने वाली बात है। दुबला पतला आदमी रहे तो वो हमेशा बीमार रहेगा। बहुत ज्यादा मोटापा होना भी खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, वो भी पागल हो जाते हैं। अति सर्वत्र वर्जते। अगला क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जैसे आपने 8वां हाउस बताया कि ऋतु का होता है, एज का होता है। हाँ जी सर। तो ये कैसे मैथमेटिकल रोटेशन जो सारे हैं प्लैनेट्स के मूवमेंट होते रहते हैं, ये सारी चीजें, तो कैसे कैलकुलेशंस मेथडोलॉजी किस बेसिस पे होती है कि हम एज डिफाइन करते हैं? क्योंकि मेरे फादर को एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम में, उसके 1.5 महीने बाद, मतलब उन्होंने बताया था उसी टाइम फ्रेम में उनकी डेथ। देखिए, डेथ एक ऐसा चीज है जो कैलकुलेशन करने के बाद भी आप श्योर नहीं हो सकते कि उसी समय डेथ हो जाएगी, क्योंकि मारक दशाएं चलती रहती हैं। मारक दशा अलग होती है, इसको भी अभी इस क्लास में कवर नहीं किया है। अति मारक अगर चलेगा, जैसे अरुण जेटली जी का अति मारक चल रहा था, मैंने लिखा था कि अति मारक चल रहा है, ये बचेंगे नहीं, मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था अति मारक चल रहा था। जब मारक चलता है तो आदमी बच सकता है, जब अति मारक चलेगा तो उसके बचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और एस्ट्रोलॉजी प्रोबेबिलिटी को बताता है। 100% एग्जैक्ट निकालने के लिए बहुत सारी चीजों की गणना की जाती है। और जब भी आप एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, किसी की आयु मत बताइएगा जब तक उसकी एज 80 साल या 70 साल से ऊपर ना हो, क्योंकि 70 से 80 साल के ऊपर वालों को बताने से
वो कम से कम ये तो श्योर रहेंगे कि आगे कितना दिन बचा है, मुझे क्या क्या चीजें जिम्मेदारी निपटानी है। अब कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको बोल दे यार तुम्हारी आयु 11 साल है, ये तो गलत है। तो इसलिए पता हो फिर भी नहीं बताना है। अगला क्वेश्चन। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने कहा कि गुरु जो है वो यानी मेन 5 हाउस को हैंडल करते हैं। तो अगर जैसे मेरे को बोला जाता है मेरा नीच का है, मींस ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स कनेक्टेड, तो इसका ये अर्थ है कि जिंदगी भर वो इंसान कष्ट में ही रहेगा और कभी निकल नहीं पाएगा, कि उसका कोई सोल्यूशन होता है? आई मीन व्हाट इज द thing about it? I got your question. Jaya ji बोल रही है ना, I got your question. So what basically, if a planet is debilitated, it does not means it will give always a negative result. It can give a negative result if it is 100% debilitated. अगर इसका नीच भंग हो रहा है, अगर इसका नीच ग्रह है और उसका नीच भंग हो रहा है, तो वही नीच का ग्रह आपको अच्छा प्रभाव देने लगेगा। एक चीज इसमें आप लोग याद रखिएगा कि कोई ग्रह उच्च का हो गया तो जरूरी नहीं कि उच्च का फल देगा, नीच का है तो जरूरी नहीं है कि नीच का देगा फल। अगर उच्च है तो उच्च भंग भी हो सकता है, नीच है तो नीच भंग भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई ग्रह आपका मारक है लेकिन कारक भी बन सकता है, मारक होने के बाद भी कारक भी बन सकता है वो ग्रह, काफी चीजों को देखना पड़ता है। तो जया जी आपके क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि आपकी कुंडली में अगर नीच भंग है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि देख लिया नीच का है और दिन भर चिंता कर रहे हैं कि यार ये तो मेरा 5 हाउस को लेकर खराब पहुंच गया, हमें चेक करना पड़ेगा कि उसका नीच भंग राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। और दूसरी चीज है कि अगर कोई ग्रह खराब है, निगेटिव, तो उसका दान कीजिए। जो खराब है उसका दान कीजिए। जैसे किसी का मान लीजिए मंगल खराब है और मारक ग्रह है, कारक मारक अभी आपने पढ़ा नहीं है, अगर मारक ग्रह है आपका, निगेटिव ग्रह है, तो उसको दान कीजिए। उसको उसके उस कलर के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। मारक ग्रह आपने देखे होंगे मेरे सारे वीडियो ब्लू कलर में ही होते हैं, ब्लू ब्लैक में। राइट। मेरे कोई भी वीडियो आप दूसरे कलर में देखिए कहीं नहीं। एब्सोल्युटली, या राइट। मेरा जो कारक है वो ब्लू है, तो मैं कारक के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से कारक ग्रहों को अपनाना चाहिए, मारक को हटा देना चाहिए। ओके। एक कलर जो है, सॉरी, कलर सिन्हा जी ये लगन से देखते हैं या कैसे देखते हैं? देखिए 100% हर चीज लगन से देखी जाती है। ये अलग बात है कि राशिफल जो लोग बनाते हैं वो चंद्रमा से भी बनाते हैं। मेरे हिसाब से चंद्रमा से भी आप कैलकुलेट कर लीजिए और लगन से भी कैलकुलेट कर लीजिए, और दोनों का जो मिक्स आएगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, जो कि मैं कस्टमाइज राशिफल में बेचता हूँ। जो मेरा दैनिक राशिफल है उसमें दोनों इंक्लूड रहता है, लेकिन लगन से मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। हर चीज, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइएगा ना तो आपको सबसे पहले लगन कुंडली देखेगा, आपकी चंद्र कुंडली और दशा बाद में देखेगा, लगन चार्ट ही देखते हैं सबसे पहले कोई भी एस्ट्रोलॉजर। तो लगन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो लगन को ही हम देखेंगे। एनी मोर क्वेश्चन किसी का? सर मैं पूछूं एक क्वेश्चन? यस सर, ऐसा आपने कहा कि मंगल ग्रह जो है वो कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है ना, कॉन्फिडेंस को, तो ऐसा हो सकता है कि हाँ वो पर्सन तो कॉन्फिडेंस है लेकिन उसका कोई और ग्रह वीक है, इफ सपोज बुध वीक है और आपने कहा कि वो कम्युनिकेशन वीक कर देगा उसका, तो वो इंसान ऐसे अपने ग्रुप में कॉन्फिडेंस है लेकिन जब स्टेज पे जाने की बात आती है तो उससे नहीं बोला जाता। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस तो है लेकिन उसका बुद्ध जो बोलने वाली चीज है उसी में कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। तो इसका मतलब अंदर से तो कॉन्फिडेंस है लेकिन जो बात बोल रहा है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई। ऐसे लोग बहुत सारे लाइफ में देखिए, लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। विशेष रूप से जो बच्चे लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, बड़ी स्टार्टिंग स्टेज में 2-4 चीजें सीख गए, उसके बाद कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा हो जाते हैं, पता चला वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपना पूरा बर्बाद कर लेते हैं। डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें, ग्रहों की स्थिति भी डिपेंड करती है, लेकिन एक जनरल है, कॉन्फिडेंस को बताता है मंगल। अगर किसी के, और जिसका मंगल स्ट्रांग है वो 24 घंटे तक लगातार काम कर लेगा, याद रखिएगा। ओके, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर ये 8th हाउस से ये फॉरेन सेटलमेंट देख सकते हैं? 8th हाउस से
फॉरेन सेटलमेंट देखने के लिए लग्नेश का 12th हाउस में बैठना पहला देखा जाता है। कोई लग्नेश, मान लीजिए मैं इस वाले एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे शेयर करता हूं स्क्रीन एक्सेल पे। मान लीजिए मैं यहाँ पर तुला लगाना है, इसका मालिक कौन होगा? शुक्र मान लीजिए यहाँ पे चला गया, तो लग्नेश 12वें में चला गया, तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। या अगर हाँ, मतलब इसमें फॉरेन सेटलमेंट के योग बनते हैं। या सूर्य और बुध एक साथ जाकर त्रिक स्थानों पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, तो उस कंडीशन में भी फॉरेन सेटलमेंट को देखा जाता है। तो सर ज्यादा 12th रिस्पॉन्सिबल है 8th ज्यादा? 8th के लिए नहीं है देखा जाए, 8th हाउस तो अलग चीज हो गया। मैं 12th को देखता हूं और त्रिक स्थानों पे देखता हूं, और साथ में लग्नेश का 12th में बैठना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो केस स्टडी जब मैं कराऊंगा, जो रेगुलर क्लासेस में जब केस स्टडी कराऊंगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं केस स्टडी कराता हूं, और जो लोग मेरे से सीख लेते हैं मैं उनको अपने अंडर रख लेता हूं, उनको एज अ रिसर्च पार्ट टाइम जिनको करना होता है वो अपना करते रहते हैं रिसर्च। कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ज्ञान सीख कर ज्ञान का काम कर रहे हैं तो अच्छी बात मैं मानूंगा इसको। और मेरे अंडर में सीखा है तो मुझे पता है कि जो मैंने नॉलेज सीखा मैंने उसको ट्रांसफर किया है किसी में, तो वो भी उसी तरीके से बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। एनी मोर क्वेश्चन किसी का? तो अभी के लिए इतना ही रहने दे। जी ठीक है, चलिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, टाइम निकाल कर है। ओम नमः शिवाय। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी सर बोलिए। मैं हम सब लोगों के बिहाफ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि जी सर आपने अपॉर्चुनिटी दी हमें आपसे रूबरू होने की, आपके सामने हमने बात करनी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और कल हम पुनः 8 बजे सेशन रखेंगे, और कल की क्लास भी मत मिस कीजिएगा। 3 दिन अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। और मेरी जिद नहीं होती, मेरे कभी टेलीकॉलर आपको कॉल नहीं करेंगे। कई लोग क्या होते हैं, बिजनेस बना लेते हैं कि जैसे 40 लोगों को डेमो दिया, फिर पूछेंगे कैसा क्लास हुआ, फिर कन्वर्ट करा। हमारे टेलीकॉलर नहीं कॉल करेंगे, कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। मेरा मानना है, सपोज कीजिए मेरा मानना है कि अगर जितेंद्र जी को एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो वो सीख के रहेंगे, उसके लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन सीखना ही नहीं है, जिसको सीखना ही नहीं है, उसके लिए हम कितना भी कॉल कर लें, ये अलग है, ये विद्या अलग है। सर फुल टाइम सीखने के लिए, सर फुल टाइम सीखने के लिए आपके पास कुछ है अवेलेबल, मतलब आप सिखाते हैं फुल टाइम? अगर मैं सीखना चाहूँ, जो मैं फुल टाइम सिखाता हूँ, तीसरे दिन आपको भेजूंगा क्या क्या होता है। पूरा मेरा प्लान बना हुआ है। मैं 27 नक्षत्र की बुक देता हूँ, मेरे द्वारा लिखा हुआ 12 लगन की बुक देता हूँ सारा उसमें। उसके बाद केस स्टडी कराता हूँ, और 3 साल का टाइम लगभग लग जाता है। अभी 2017 वाला बैच पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको ये बता दूं। ओके। और 2017 में लगभग 12-15 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी, और अभी 2018, 19, 20 ये सब चल रहा है। ये तो सर उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं? ये बैच हम फर्स्ट, हाँ ऑनलाइन, पहले तो ऑफलाइन चलती थी, अभी ऑनलाइन मैंने कर दिया है। तो जूम आ गया तो इससे और अच्छी है ऑनलाइन पढ़ाना। और मोबाइल ऐप भी मैंने लॉन्च किया ताकि मैं उससे पढ़ा सकूं। मोबाइल ऐप से भी हम इसी तरह जुड़ सकते हैं जैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं लास्ट में पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप लोग अपना टाइम निकाल करके आए। कल 8 बजे एक बार आ जाइएगा यहाँ पर, और जिसको और भी सीखना है उनको भी प्लीज शेयर कीजिएगा। ये यूट्यूब पे मैं शेयर करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।